हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो कुछ क्वेश्चंस हम देख चुके थे हमारे पिछले वाले वीडियो में, लेकिन अब कुछ क्वेश्चंस तो हमारे रह ही गए थे ना। तो ठीक है, अब अपने ये वाले वीडियो में देखेंगे हम। ठीक है, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर नहीं है तो वन शॉट वीडियो जाके देख सकते हो मैम का। ठीक है, और उसमें क्या होगा, तुम्हारे पूरे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्लियर। फिर तुम आना यहाँ पे और फिर करेंगे हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। और अगर तुम्हारा एकदम ही क्लियर है, तुम पूरे कॉन्फिडेंट हो, तो चलो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस स्टार्ट करते हैं। पुराने कॉन्सेप्ट भी लगेंगे तो अपने नोट्स लेके बैठना। तो चलो देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो बोल क्या रहा है कि ठीक है, व्हाट क्राइटेरिया इज फॉलोड फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेस इन क्रोमेटोग्राफी। स्टेशनरी फेस के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया फॉलो करते हैं हम जब उसको सिलेक्ट करना रहता है तब। ठीक है, मतलब सिंपल सा ये पूछना है उनको कि तुम स्टेशनरी फेस के अंदर क्या क्या देखते हो। ठीक है, तो ये सबसे चीज़ें हमसे पूछ रहा है। तो पहली चीज़ हम उसमें ये देखते हैं कि जो भी इम्प्योरिटी है वो क्या हो जाती है, इजीली एडजॉर्ब हो जानी चाहिए। मतलब इम्प्योरिटीज उसमें क्या हो जानी चाहिए, एडजॉर्ब हो जानी चाहिए। ठीक है, पहले तो हम ये देखते हैं। दूसरी चीज क्या देखते हैं हम, दूसरा चीज ये देखते हैं कि जो स्टेशनरी फेस है, स्टेशनरी फेस, ठीक है, वो क्या ना करे, वो रिएक्ट ना करे। डू नॉट रिएक्ट, किसके साथ ना करे, हमारे मोबाइल फेस के साथ। मोबाइल फेस के साथ भाई वो रिएक्ट अगर कर देगा तो वो कुछ और ही बना देगा ना, समझ रहे हो ना। तो अगर मान लो मैंने स्टेशनरी फेस कुछ भी लिया, जैसे सिलिका जेल जी ही लिया, और मैंने सॉल्वेंट ऐसे लिया कि वो इससे रिएक्ट कर जाता है, तो हो सकता है कि वो कभी कभी जब वो ऊपर चल रहा है तो उसकी पूरी प्लेट को ही गिरा दे। ये भी हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है कि तुम्हें कुछ अननोन मतलब अनवांटेड कलर शो करे वो, जो तुम्हारे पास स्टैंडर्ड में है ही नहीं, जिससे तुम मैच कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है अगर वो रिएक्ट कर रहा है उससे तो। ठीक है, और क्या हो सकता है कि भाई इम्प्योरिटी एडजॉर्ब तो हो जानी चाहिए पहली बात, लेकिन जो एल्यूएट है हमारा, मतलब जिसको हम मोबाइल फेस या फिर तुम जिसको सॉल्वेंट बोलते हो, वो इजीली क्या कर जाना चाहिए, उसको एकदम राइज कर जाना चाहिए, मतलब वो बढ़ते रहना चाहिए ना। तो ये सब खासियत होती है किसमें, स्टेशनरी फेस में। एक बार देखो लिखा क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो है क्या क्या, तुम जरा देखो कि पहला है, तुम पहला बोल रहा है कि इम्प्योरिटी शुड बी स्ट्रांगली एडजॉर्ब। जैसे हमने बोला था कि इम्प्योरिटी स्ट्रांगली एडजॉर्ब हो जानी चाहिए एज कंपेयर टू द कंपाउंड टू बी प्योरीफाइड। ठीक है, इम्प्योरिटीज जल्दी से क्या हो जाए, एडजॉर्ब हो जाए, कंपेयर जिसको हम कर रहे हैं, जिसको हम प्योर कर रहे हैं उससे ज्यादा। ठीक है, सेकंड वाला क्या कह रहा है तुम्हारा, प्योर कंपोनेंट विच इज वीकली एडजॉर्ब आर एल्यूटेड इजीली वाइल इम्प्योरिटीज रिमेन एडजॉर्ब। तो मतलब वही बात बोल रहा है वो कि जो तुम्हारा इम्प्योरिटीज है वो एडजॉर्ब रह जाए, और बाकी जो तुम्हारा एल्यूरेट मतलब कि वो मोबाइल फेस के जैसे मूव कर जाए, इजीली कर जाए। ठीक है, तो ये होते हैं क्या, कैरेक्टर्स होते हैं, ये पहला। दूसरा और तीसरा तुम लिख लेना कि भाई सिलेक्शन उसका करते हैं हम जो रिएक्ट ना करे। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। देखो अब है तुम्हारा डिस्क्राइब अ मेथड फॉर रिफाइनिंग निकल। ठीक है, तो निकल को रिफाइन करने के लिए, मतलब इम्प्योर फॉर्म से प्योर में लाने के लिए हमें मेथड का नाम बताना है। ठीक है, उसको डिस्क्राइब करना है। तो देखो सबसे पहले होता क्या है, ये एक रिएक्शंस के अंदर आते हैं, मतलब बहुत सारा एक पूरा का पूरा चार्ट है, उसके अंदर आता है कौन सा, देखो एक प्रोसेस होती है वेपर फेस रिफाइनिंग, वेपर फेस रिफाइनिंग। ठीक है, तो ये एक टेक्निक होती है, इसके अंदर एक मेथड आती है। ठीक है, उस मेथड का नाम हम अभी बताएंगे। उसमें होता क्या है, उसमें होता है कि इम्प्योर जो निकल रहता है तुम्हारा, जो इम्प्योर निकल रहता है तुम्हारा, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इम्प्योर निकल, इसकी रिएक्शन जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं तो ठीक है, ये बनाता है एक वोलेटाइल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। कार्बोनाइल क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और वो होता क्या है, वो होता है निकिल CO4। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रा कार्बोनाइल। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा, निकिल, तो लगा दो निकिल टेट्रा कार्बोनाइल। ठीक है, ये एक बनाता है क्या, वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इसका टेम्परेचर कितना होता है, 350 से 370 केल्विन तक। ठीक है, ये होता है इसका टेम्परेचर। इतना समझ में आ रहा है। अब तुमको उसके नाम से समझ में आ रहा है कि ये तो वोलेटाइल है, मतलब ये रूम टेम्परेचर पर ही उड़ सकता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब इस कॉम्प्लेक्स को तुम फर्दर रिएक्ट करते हो, Ni निकिल टेट्रा कार्बोनाइल को, जब तुम वापस फर्दर क्या करते हो, उसको हीट करते हो,
इसको तुम वापस जब हीट करते हो, ठीक है, कितने टेम्परेचर पर, 450 से 470 केल्विन तक, ठीक है, 430 से 450 तक, ठीक है, ये केल्विन इतना टेम्परेचर होता है अप्रॉक्स। ठीक, जब इसको तुम क्या करते हो, रिएक्ट करते हो, तो यहाँ पर निकेल तुम्हें मिलता है एकदम प्योर फॉर्म में। क्या मिलता है, ये एकदम प्योर फॉर्म में, और कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हारी वापस बन जाती है, ठीक है। तो इसको तुम वापस रीयूज कर सकते हो। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो अब मेथड का नाम जरा अच्छे से देखते हैं हम, ठीक है। मेथड किस चीज के लिए हो रही है यूज, देखो, मेथड फॉर ऑब्टेनिंग निकेल, ठीक है। मेथड किस किस लिए यूज हो रही है, मेथड फॉर ऑब्टेनिंग निकेल, इस चीज के लिए यूज हो रही है ना, निकेल को ऑब्टेन करने के लिए इम्प्योर से प्योर फॉर्म में, ठीक है। इसको इम्प्योर से प्योर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो, मैं इतना तुम्हें कॉम्प्लेक्स दिख रहा है तो डरावना थोड़ा सा दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है कि डरना किसी से नहीं है, डरेगा कोई नहीं, ठीक है, डरेगा कोई नहीं। समझ में आ गया इतना, ठीक है। देखो, अब मैं तुमसे नाम पूछता हूं तो क्या है, MONDS। तो इस प्रोसेस का जो नाम होता है वो होता है मुंड्स प्रोसेस। समझ गए, किस चीज के लिए यूज हो रहा है ये, निकेल के लिए। M फॉर मेथड, फॉर ऑब्टेनिंग क्या, अपना मेन निकेल। डरना नहीं है भाई, कॉम्प्लेक्स है हमारे, कोई नहीं डरेगा। कोई नहीं डरेगा मतलब कि कार्बोनिल 4 निकेल, जो कि क्या है, वॉलेटाइल है। बाकी इतना अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बस हो जाएगी तुम्हारी। इसको ट्रिक बोलना है, ट्रिक बोल दो, अगर तुम्हें समझ में आ गई तो बस इतना ही तो चाहिए हमें। समझ में आ गया ना इतना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो, अब तुम्हारा मेन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ कैन यू सेपरेट एल्यूमिना फ्रॉम सिलिका इन अ बॉक्साइड और एसोसिएट विद सिलिका, गिव इक्वेशंस इफ एनी, ठीक है। तो देखो, इसमें बोल क्या रहा है, ध्यान से देखते हैं कि बॉक्साइड का एक और है, उसके अंदर एल्यूमिना और सिलिका प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब तुम उसको सिलिका को अलग कैसे करोगे, अगर कोई इक्वेशन है तो बताओ, हमें ये बताना है। सबसे पहले हम देखते हैं अब कि बॉक्साइड, भाई बॉक्साइड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर इम्प्योरिटी हर चीज़ की प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। देखो, इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी प्रेजेंट हो सकती हैं, एक हो सकती है तुम्हारी टाइटेनियम डाइऑक्साइड का भी प्रेजेंट हो सकता है, हेमेटाइट भी हो सकता है इसके अंदर, जिसको हम आयरन का ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, और बोलते हैं। और एक तुम्हारे अंदर क्या हो सकती है, सिलिका, जिसकी हम बात ही कर रहे हैं, ठीक है। मेन हमें सिलिका पे फोकस करना है, लेकिन इम्प्योरिटी ये सब प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब देखो, मेन स्टेप क्या होती है, सबसे पहले हम पहली स्टेप में डालते हैं हम NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। अब जब तुम NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो होता क्या क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं। अब देखो, जब तुम देखो है क्या तुम्हारे पास, Al2 बॉक्साइड यही होता है, Al2O3 तुम्हें बनाना है, ठीक है, Al2O3 बनाना है। अब जब बॉक्साइड को तुम क्या कराते हो, जब इसकी रिएक्शन होती है, ठीक है, किसके साथ, NaOH के साथ, ठीक है, बॉक्साइड के साथ तुम्हारा सिलिका ऑक्साइड भी प्रेजेंट है, सिलिका ऑक्साइड भी प्रेजेंट है कि नहीं है ना। देखो, अब जब इसकी रिएक्शन तुम कराते हो इन दी प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है, तो देखो अलग अलग रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। NaOH जब रिएक्शन कराओगे तो तुम्हारा क्या क्या बनता है, एक बनता है तुम्हारा NaAlO2, ठीक है, जब एल्यूमिनियम का कुछ तो प्रेजेंट होगा ना बॉक्साइड के अंदर, ठीक है। और एक जब तुम सिलिका के साथ कराते हो SiO2 प्लस NaOH, तो तुम्हारा ये क्या बन जाता है, तुम्हारा बन जाता है सोडियम सिलिकेट Na2SiO3, ठीक है, तुम्हारा ये बन जाता है। इतना आ गया समझ में, ठीक है। इसमें तो कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं था, समझ में आया, पूरी की पूरी रिएक्शन अपन ने लिख ली। अब होता क्या है, ये तो बन गए। अब जब ये दोनों के दोनों किस में है, ये दोनों के दोनों एक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो मैंने एक्वस लिख दिया, मतलब वाटर के साथ प्रेजेंट होंगे ना, ठीक है, तो एक्वस लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो देखो, ये तो तुम्हारा हो गया एक, जो तुम्हारा मेन बन गया। अब इसके बाद जब तुम्हारा जी सॉल्यूशन के अंदर ये सब चीज़ें प्रेजेंट हुई, तो तुम इसको क्या कराते हो, न्यूट्रलाइज कराते हो। सेकंड स्टेप में हम क्या कराते हैं, न्यूट्रलाइज कराते हैं, न्यूट्रलाइज्ड। अब तुम बोलोगे न्यूट्रलाइज कैसे कराते हैं, बाय पासिंग CO2। अब यहाँ से जब CO2 को पास करते हो तो ये हो जाती है न्यूट्रलाइज रिएक्शन। अब होता क्या है, यह देखते हैं कि जब ये दोनों तो प्रेजेंट है, अब यहाँ पर जब तुम कार्बन डाइऑक्साइड डालते हो दोनों के साथ, ठीक है, तो क्या बनता है, यहाँ पर देखो, ये तो तुम्हारा क्या करता है, ये प्रेसिपिटेट बना लेता है। जो तुम्हारा एल्यूमिनियम प्रेजेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में न्यूट्रलाइज होकर क्या बना लेता है, एक प्रेसिपिटेट बना लेता है, और नीचे सेटल डाउन हो जाता है अपने सॉल्यूशन के अंदर। तो बनाता क्या है, वो बनाता है
OH होल थ्राइस, ये बना लेता है इसका प्रेसिपिटेट। अब बताओ अब होगा क्या, यहाँ पे कार्बोनेट के फॉर्म में सोडियम Na2CO3 के फॉर्म में तुम्हारा कार्बन भी, कार्बन डाइऑक्साइड जो तुमने पास करी थी उसका थोड़ा सा अमाउंट बाहर निकल जाता है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। और ये जो है ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन के अंदर ही रहता है, ठीक है, ये सेपरेट नहीं होता है। अब देखो एक चीज़ हो गई तुम्हारी, एक फिल्टर है तुम्हारे पास, ठीक है, मतलब एक तुम्हारे पास बीकर है, उसके अंदर सॉल्यूशन है, नीचे तुम्हारा OH है, क्या है तुम्हारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, और पूरे सॉल्यूशन के अंदर क्या है तुम्हारा ये प्रेजेंट है, सोडियम सिलिकेट प्रेजेंट है। तो क्या तुम इसको फिल्टर कर सकते हो? कर सकते हैं, क्योंकि एक तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में, एक तुम्हारा सॉल्यूशन के अंदर है। फिर इसको कर लिया जाता है फिल्टर। अब फिर निकल जाता है हमें क्या, फिल्टर करने पे हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बाहर मिल जाएगा, जिसमें हमारा छुपा हुआ है क्या, हमारा एल्यूमिना छुपा हुआ है। देखो अब जब इसको थर्ड स्टेप में तुम कराते हो ऑटोक्लेविंग, यहाँ पे क्या कराते हैं ऑटोक्लेविंग, और ऑटोक्लेविंग जो प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो कौन सा होता है, स्टीम पे, ठीक है, स्टीम पेनिट्रेशन पे वो वर्क करता है। तो अब यहाँ पर होता क्या है, जब AlOH होल थ्राइस का तुम कराते हो ऑटोक्लेविंग, ठीक है, ऑटोक्लेविंग ये हमने लिखा। अब जब इसको कराते हो तो तुम्हारा बनता क्या है, यहाँ पर Al2O3 बाहर आ जाता है, ठीक है, Al2O3 बाहर आ जाता है, और यहाँ पर तुम्हारा बन निकल जाता है, फिर क्या निकलेगा तुम्हारा वाटर बाहर आ जाएगा। समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस होती है, यहाँ पर तुम्हें एल्यूमिनियम बॉक्साइड से मिल गया ना बाहर, ठीक है, एल्यूमिनियम बॉक्साइड से निकल गया। एक बार स्टेप में देख लेते हुआ क्या क्या। देखो अब देखो होता क्या है तुम्हारा कि जब Al तुम्हें मिल गया, AlOH होल थ्राइस तुम्हें ये मिल गया, इसको हम कराते हैं ऑटोक्लेव में, ठीक है। ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल ही होता है वहाँ पर स्टीम हाई पेनिट्रेशन की हेल्प से तुम्हें प्योर फॉर्म में मिल जाता है, कोई भी चीज़ स्टेरलाइज हो जाती है, स्टेरलाइजेशन के लिए ज़्यादा यूज होता है ऑटोक्लेव, ठीक है। तो ये मिलता है तुम्हें। अब जब इसको तुम कराओगे तुम्हें मिलता है Al2O3, ये तुम्हें बाहर मिल जाता है, ठीक है, हमें यही तो चाहिए था। तो हमने इसको सेपरेट कैसे किया, मेन क्वेश्चन तुम्हारा ये था, मेन क्वेश्चन तुम्हारा क्या था ये। देखो अब हमने विद द हेल्प ऑफ किससे किया था, NaOH, दिख रहा है यहाँ से, समझ गए, NaOH की हमने सीधी रिएक्शन करा दी, हमें दो कॉम्प्लेक्सेस मिल गए, ठीक है ना। एक ने क्या किया, पासिंग हमने CO2 को पास किया, उसके बाद क्या हुआ कि एक तो बन गया प्रेसिपिटेट डाउन और एक रह गया पूरा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर रह गया। तो सबसे अच्छी प्रोसेस होती है फिल्ट्रेशन, सबसे इजी भी होती है, ठीक है, फिल्ट्रेशन सबसे इजी होती है, ठीक। अब जरा कंपेयर कर लेना तुम्हारी चाय से ही, ठीक है। तो क्या हुआ, जो तुम्हारी चाय पत्ती है उसमें क्या है तुम्हारा AlOH होल थ्राइस जो काम की चीज़ है, ठीक है। बाकी तुम्हारा मिल चुका है चीज़ें तुम्हारे किस में, Na2 मतलब जो तुम्हारा सोडियम सिलिकेट बनी है उसको फिल्टर कर लो तो तुम्हें मिल जाएगा ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है, AlOH होल थ्राइस। ऑटोक्लेविंग की हेल्प से तुम्हें मिल जाएगा अलग तुम्हारा मेन चीज़, ठीक है, एल्यूमिना तुम्हें अलग मिल जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा तुम्हारा सेपरेट। तो इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। देखो बॉक्साइड का और था, ठीक है, बॉक्साइड का और था, ठीक है, उसको हमने कराया NaOH की प्रेजेंस में, है ना, NaOH की प्रेजेंस में बनाया, तो हमें मिली थी दो चीज़, NaAlO2, ठीक है, और उसी के साथ हमें क्या मिला था, हमें उसके साथ अंदर अगर सिलिका की इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है तो हमें क्या मिला था, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3, ये कराया था। अब ध्यान करो क्या था, ये दोनों के दोनों किस में है, अपने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब जब हमने इसको कराया न्यूट्रलाइज किसकी पाए पासिंग CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करके, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है, जब तुम इसको पास करते हो, ये एक्वा सॉल्यूशन के अंदर है तो प्लस वाटर भी प्रेजेंट ही होगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो प्लस वाटर भी इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट ही है, लेकिन हमने न्यूट्रलाइज किसके साथ कराया, CO2 के साथ, इतना समझ गए। चलो ये है। अब तुम अब आगे करोगे क्या, जब ये तुमने न्यूट्रलाइज कराई तो तुम्हें क्या मिला था, यहाँ पर AlOH होल थ्राइस मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला था, हाइड्रोक्साइड मिला था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो तुमने जब इसको कराया था तो ये कहाँ पे रह गया था, ये तो सॉल्यूशन में ही रह गया था, ये किस में रह गया था, सॉल्यूशन के अंदर ही। तो जो तुम्हें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला इसको तुमने फिर से कराया ऑटोक्लेविंग, तो ऑटोक्लेविंग कराया तो तुम्हें क्या मिल गया था, यहाँ पे एल्यूमिनियम मिल गया था, Al2O3 प्लस तुम्हारा वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो हो जाता है बाहर, समझ गए। तो ये कुछ 3 स्टेप थे और ये अपन ने देख लिया अच्छे से, समझ में आ गया ना, इतना आ गया समझ में। अब देखो अब अगर तुम्हें बाय प्रोडक्ट भी लिखने हैं तो क्या लिख सकते हो, ये जो तुम्हें मिला था इसके साथ क्या मिला था, कार्बोनेट के फॉर्म में निकल गया था, Na2CO3 के फॉर्म में कार्बन थोड़ा सा अमाउंट निकल गया था, ठीक है, समझ में आ गया इतना, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्या है
कि तो बोल रहा है गिविंग एग्जांपल डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ठीक है। तो मैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बीच में मेन डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो चलो इसको हम दोनों को साथ में देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, ठीक है, और फिर हम लिख लेते हैं रोस्टिंग। तो हमने लिख लिया, रोस्टिंग भी लिख लिया और कैल्सिनेशन भी लिख लिया भाई। चलो ये दो मेन टॉपिक हमें पढ़ना है। यहाँ पर क्या होता है, चलो नाम फर्स्ट पॉइंट से नहीं सेकंड पॉइंट से समझो ज़रा। यहाँ पर ये भी सेकंड से समझो, ठीक। कैल्सिनेशन के सी पे जाओ। सी मतलब कि कोई भी कार्बोनेट ओर को क्या करा जाता है, हीट करा जाता है और उसको बदला जाता है मेटल के ऑक्साइड में, ठीक है, मेटल के ऑक्साइड में। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर होता है रिमूवल ऑफ वाटर, या फिर मॉइस्चर भी बोल सकते हो उसको, मॉइस्चर। यहाँ पर मॉइस्चर को रिमूव करा जाता है, ठीक है, इतना आगे समझ में। अब यहाँ पर क्या होता है, सल्फेट जो ओर रहते हैं, सल्फेट ओर को कन्वर्ट करा जाता है मेटल के ऑक्साइड में, ठीक है। अब सुनो, इन दोनों को कन्वर्ट करा जा रहा है। अब वो कैसे कन्वर्ट करा जा रहा है ये समझो, ठीक है। जहां पर इनको क्या करा जाता है, हीट करा जाता है, हीटिंग ऑफ ओर्स बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा हीट करा जाता है, ठीक, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा नहीं कि वो पिघल ही जाए भाई, समझ रहे हो, हमें फेस चेंज नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे क्या, उनके मेल्टिंग पॉइंट से कम पे उनको क्या करा जाता है, हीट करा जाता है, ठीक, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, समझ गए। लेकिन वहां पर एयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, इतना समझ में आ गया। चलो यहाँ पे देखो, अब चलो ये एब्सेंस में था तो ये क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ एयर, तो बाकी पूरा सेम रहता है कि हीटिंग ऑफ ओर्स इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर, समझ में आ गया। यहाँ पर एयर की प्रेजेंस में हीट करा जाता है, यहाँ पर अब्सेंस में करा जाता है। तो मेन जो है ये याद रखो भैया, समझ गए, ये क्या करो, याद रखो, समझ में आ गया। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं कि ZnS अगर है, ये हमने अभी देखा हुआ है, ZnS इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या बोला, एयर की प्रेजेंस में ये करा जाता है हीट, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर Zn तुम्हें अलग मिल जाता है, ठीक है, Zn तुम्हें अलग मिल जाता है और बाकी तुम्हें SO2 अलग मिल जाता है बाहर, समझ में आ गया। यहाँ पर मेन ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा तुम्हारा ऑक्साइड, समझ गए, ये बन जाएगा तुम्हारा ऑक्साइड, तो ये बन जाएगा सीधे मेटल की ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा वापस, ये इतना आ गया समझ में। तो ये होता है तुम्हारा। अब देखो जहाँ पे देखो कैल्सिनेशन में हम बात करते हैं किसके, बॉक्साइड की कर लेते हैं, Al2O3 डॉट तुम्हारा क्या है, Al2O3 डॉट 2H2O, ठीक है, यहाँ पे क्या है 2H2O। जब इसको तुम इन दी एब्सेंस ऑफ एयर करते हो तो तुम्हें मिल जाता है Al2O3 और H2O बाहर, H2O बाहर हो जाता है, इतना आगे समझ में। तो ये सब प्रोसेस होती है, एक होता है रोस्टिंग, एक होता है कैल्सिनेशन, ठीक है। याद रखना कि बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बिलो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये सब, बिलो मेल्टिंग पॉइंट, वरना फेस चेंज मत कर देना तुम, पता चला पिघला ही दिया उसको, समझ में आ गया इतना, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब क्या है तुम्हारा, हाउ इज कास्ट आयरन डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन, ठीक है भाई, पिग आयरन से डिफरेंट क्यों है, कास्ट आयरन कैसे है, तो हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखो कि हमें ये पता है, ठीक है, हमने क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस के बारे में पढ़ा है कि जो पिग आयरन है, ठीक है, वो हमें कहाँ से मिलता है, बॉटम ऑफ द फर्नेस से, ठीक है, बॉटम ऑफ द फर्नेस से हमें क्या मिलता है, फर्नेस से हमें मिलता है पिग आयरन, ठीक है, ये हमें पता है। जिसमें हमें मिलता क्या है, उसमें 4% क्या रहता है, 4% कार्बन प्रेजेंट रहता है उस आयरन में, ठीक है, और कुछ कुछ इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट रहती है, ठीक है, ये बात हमें पता है। तुम्हारे मैग्नीज की, निकल की कुछ कुछ ऐसी इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट रहती है, ये हमें पता है ना हमें ये बात। तो चलो अगर हम क्या करते हैं, ये जो हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है, हमने ये क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, मान लो यहाँ से हमने इसको कलेक्ट करा और वापस हमने इसको कराया हीट कराया विथ किसके साथ, हमने इसको वापस जब हीट कराया स्क्रैप आयरन के साथ, ठीक है। स्क्रैप आयरन वो होता है जिसको तुम वापस यूज कर सकते हो, आयरन के कुछ टुकड़े होते हैं, ठीक है,
वो रॉ आयरन होता है तुम्हारा, ठीक है, उसके कुछ जो टुकड़े होते हैं उसको स्क्रैप आयरन बोल सकते हो तुम, उसको हम रीमेल्ट करके यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। स्क्रैप आयरन के साथ हम जब उसको हीट कराते हैं किसको, पिग आयरन को, तो हमें मिलता है कास्ट आयरन। हमें क्या मिलता है, कास्ट आयरन। अब कास्ट आयरन की बात यह है कि इसके अंदर होता है 3% कार्बन, 3% कार्बन होता है इसके अंदर, ठीक है, और ये होता है एकदम हार्ड और ब्रिटल, हार्ड एंड ब्रिटल, समझ गए, ये होता है हार्ड एकदम ब्रिटल। इतना समझ में आ गया ना कि देखो भाई पिग आयरन को हम बॉटम ऑफ द फर्नेस से, याद आ रहा है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है, जिसमें हमने बोला था जब जोन ऑफ फ्यूजन की बात करी थी हमने, समझ रहे हो, जब जोन ऑफ फ्यूजन की बात करी थी तब मैंने बोला था कि जब तुम इसको कलेक्ट करोगे जोन ऑफ फ्यूजन से तो हमें पिग आयरन मिलता है, ठीक है। पिग आयरन को अगर वही जो तुम्हें आयरन मिला हुआ है बॉटम ऑफ द फर्नेस से, अब उसको तुम कलेक्ट कर लो और उसको वापस हीट करो स्क्रैप आयरन के साथ, तो तुम्हें क्या मिलता है, कास्ट आयरन, जिसमें 3% क्या रहता है तुम्हारा कार्बन प्रेजेंट रहता है और उसमें 4% रहता है, ठीक है, और वो हार्ड और एकदम ब्रिटल रहता है। तो यही कुछ डिफरेंस बताता है किसको, दूसरे के बीच में, कास्ट आयरन और पिग आयरन के बीच में, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्या रहा है तुम्हारा कि डिफरेंशिएट बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स, ठीक है, मिनरल्स और ओर के बीच में तुम्हें डिफरेंशिएट करना है। तो चलो देखो जरा, मिनरल्स, मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स तो हमें वैसे भी नेचुरली मिल जाते हैं ना, तो ये भी क्या होता है कि नेचुरली ऑकरिंग, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं। ये क्या होते हैं, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं ये, ठीक है। काय के सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस ऑफ मेटल, किसी भी मेटल के नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं, और ये हमें मिलते कहाँ हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन होते हैं हमारे, अर्थ क्रस्ट से, अर्थ क्रस्ट से, समझ गए इतना, ठीक है। ये होता है तुम्हारा मिनरल्स। यहीं पे ओर्स क्या होते हैं जरा देख लो, ओर्स, ओर्स मत समझना, ओर्स है ये, ठीक है। ओर्स क्या होता है तुम्हारे कि जो मिनरल्स का हम यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, मिनरल्स, ठीक है, जो भी मिनरल्स का हम क्या करते हैं, मिनरल्स यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स, ठीक है। जब हम, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिनरल्स हैं उनका जब हम यूज कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए, मतलब प्योर फॉर्म में मेटल्स को लाने के लिए, उसको हम बोलते हैं क्या, ओर्स, उसको हम बोलते हैं ओर्स, समझ में आ गया इतना, ठीक है। यहीं पर हम एक चीज और लिखते हैं कि ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ठीक है, कि जितने भी मिनरल्स हैं वो जरूरी नहीं है, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, मतलब कि जितने भी मिनरल्स हैं वो ज़रूरी नहीं कि ओर्स कहलाएं, ये तो समझ में आ गया। लेकिन जितने भी ओर्स हैं, जितने भी तुम्हारे ओर्स हैं वो मिनरल्स ही होते हैं, समझ गए ना। हमने क्यों होते हैं ये, क्योंकि हमने पहले ही डेफिनेशन में पढ़ा है कि मिनरल्स जो यूज हो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मतलब तुम कहीं ना कहीं मिनरल्स तो ले ही रहे हो ना, मिनरल्स तो तुम ले ही रहे हो, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, लिख सकते हो इसको क्या, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ठीक है, समझ गए। इसकी एलिजिबिलिटी ही यही है कि ये कह रहा है कि हमें मिनरल चाहिए, ठीक है, उसके बाद हम एक्सेप्ट करेंगे मेटल, ठीक है। तो अब तुम उसके बाद हम सेकंड पॉइंट हम ये समझ रहे हैं कि वो कह रहा है कि उसे मिनरल्स चाहिए, वो मिनरल्स ही तो कहलाएगा ना भाई, ठीक है, उसकी कैटेगरी ही मिनरल्स कहलाएगी, समझ गए इतना। चलो अब यहाँ पे देखो हमारा क्या है कि और मिनरल्स ज़्यादा जरूरी नहीं वो ओर्स होते हैं, इतना आ गया समझ में, ठीक है ना। चलो तो ये वाला हो गया हमारा। चलो हमने ये सब तो पूरा देख लिया। एग्जाम्पल क्या होगा कि जो तुम्हारे मिनरल्स हैं, ठीक है, जो तुम्हारे मिनरल्स हैं वो क्या हो सकता है, क्ले, मतलब जो तुम्हारा मिट्टी वगैरह है वो, ठीक, और जो ओर्स हैं वो तुम्हारे पता है बहुत सारे पढ़ के, तुम क्रायोलाइट पढ़ा है तुमने, बॉक्साइट पढ़ा है, ठीक है, एल्यूमिनियम के जो ओर्स हैं, ठीक है, तो वो होते हैं तुम्हारे इसके ओर्स। तो एग्जाम्पल जरूर लिख के आना, ये है क्ले, और हमने एक अभी बताया बॉक्साइड का, बॉक्साइड एंड क्रायोलाइट, किसके ओर है अब जरा बता दो, अभी तो बोला था मैंने, ठीक है, जरा लिख लेना इसको जल्दी से, ठीक है। चलो अब हम 17th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वाई कॉपर मेट इज पुट इन सिलिका लाइन कन्वर्टर, ठीक है, फिर से वही बात आ गई भाई, कॉपर मेट जो है इसके अंदर सिलिका की लाइनिंग क्यों करते हो तुम, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है, हमने क्या कहा, हमने ये पढ़ा हुआ है कि भाई जो कॉपर मेट है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, Cu2S भी होता है और FeS भी होता है।
तो बेसिक इम्प्योरिटी हटाने के लिए हम सिलिका का यूज़ करते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो जल्दी से जाओ पिछले वाले वीडियोस में, इसी के चैप्टर के पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था कि भाई उसमें रिएक्शन भी बताई थी मैंने कि उसमें फिर स्लैग फॉर्मेशन होता है आयरन सल्फाइड वाले का। ठीक है, तो जल्दी से जाओ वो देख के आओ, समझ में आ जाएगा जल्दी से। ठीक है, अब एक थोड़ा सा डायग्राम भी देख लेते हैं, उसमें थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये है तुम्हारा डायग्राम, सेम डायग्राम उसमें भी था। मैंने बताया था कि यहाँ पे हमने क्या कॉपर डाल के रखा है। ये लाइनिंग है तुम्हारी किसकी, सिलिका की, दिख रही है, ये तुम्हारी सिलिका की लाइनिंग है। और इसको डाल दिया जाता है क्योंकि सिलिका एक्ट करता है फ्लक्स की तरह। ठीक है, बाकी जो तुम्हारा इम्प्योरिटी है, बेसिक इम्प्योरिटी, वो हॉट एयर की हेल्प से क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज। क्या हो जाती है, वो ऑक्सीडाइज। और जब वो ऑक्सीडाइज होती है वो वापस जो सिलिका है उसके साथ रिएक्ट करती है और बना लेती है स्लैग। ठीक है, तो देखो एक चार्ट की तरह लिख लेते हैं उसको कि इम्प्योरिटी है प्रेजेंट। ठीक है, वहां पे थोड़ा अलग बताया था, यहाँ पे अलग देख रहा हूँ। ठीक है, तो वो वाला रिएक्शन देख लेना अच्छे से। ठीक, क्या हो रहा है कि इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है जो, वो क्या कर रही है, वो पहले हो रही है ऑक्सीडाइज। क्या हो रही है, वो ऑक्सीडाइज। किस चीज की हेल्प से हो रही है, वो हॉट एयर की हेल्प से। कहां से आ रहा है हॉट एयर, यहां से। ठीक है, हॉट एयर की हेल्प से वो हो रही है ऑक्सीडाइज। उसके बाद ऑक्सीडाइज तो वो उसकी बेचारी हो गई। उसके बाद क्या है, जो तुम्हारी लाइनिंग है किसकी, सिलिका की लाइनिंग जो है तुम्हारी, सिलिका की लाइनिंग की वजह से वो क्या बना रहा है, स्लैग। वो बना रहा है स्लैग, और स्लैग बना रहा है उसको फिर तुम अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा स्लैग। इतना आ गया समझ में। ठीक है, यही तो तुम्हारा मेन था, इतना हो गया ना। चलो अब यहां पर मेन जो चीज है कि सिलिका काम क्या कर रहा है, फ्लक्स की तरह। सिलिका काम क्या कर रहा है, फ्लक्स की तरह। चलो अब जरा एनसीईआरटी की भी सुन लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है तुम्हारा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बोल रहा है कि सिलिका मतलब क्या है, SiO2। ठीक है, इसको मैं भी लिख देता हूं भाई, चलो कौन सी बड़ी बात है। ठीक, मैंने भी लिख दिया SiO2 एक्ट एज अ फ्लक्स। चलो ये बात तो इसने मेरी कॉपी करी कि मैंने इसकी करी। चलो वो एक्ट कर रहा है फ्लक्स की तरह इन द मेटलर्जी, अब तुम्हें पता है मेटलर्जी ऑफ कॉपर, टू रिमूव इम्प्योरिटी ऑफ FeO। ठीक है, मैंने बोला ना जो ऑक्साइड बन जाएगा, क्यों बन जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। समझ रहे हो, इम्प्योरिटी का की है तुम्हारी FeO की, उसको हम क्या बोल रहे हैं, गैंग यू। समझ गए ना। देखो अभी अपन ने देखा था कि कॉपरमेट में इम्प्योरिटी क्या होती है, FeS होती है। तो अब अपन थोड़ा सा रिएक्शन देख लेते हैं कि रिएक्शन होती क्या है, कि रिएक्शन क्या होती तुम्हारी कि होता क्या है तुम्हारे की जो FeS है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैंने क्या बोला, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा तुम्हारा आयरन का ऑक्साइड प्लस SO2 बनाएगा। ठीक है, तो अभी तो ये बैलेंस है ही नहीं, तो बैलेंस करना पड़ेगा इसको। यहाँ पर कितने हैं, जहाँ पे टोटल है 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे टोटल है 3। तो एक काम करो, यहाँ पे लगा दो 2, तो ये हो जाएंगे 4। अभी कितने हो गए, ये हो जाएंगे तुम्हारे टोटल कितने हो गए, ये 4 और ये 5। तो अनबैलेंस ही है, यहाँ पे और 2 लगा दो तो ये हो जाएंगे 6, यहाँ पे 3 हो गए, और 2 Fe लगा दो तो ये हो गया बैलेंस। ठीक, एक रिएक्शन ये हो गई तुम्हारी कि जब ये ऑक्सीडाइज हो गया। इतना आगे समझ में। अब उसके बाद जो सिलिका ऐड हो रही है वो आयरन ऑक्साइड को क्या करेगी, वापस क्या कर देगी, वो गैंग यू की तरह वर्क करेगा। जो इम्प्योरिटी को FeO की इम्प्योरिटी को वो हटा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब जो मेन रिएक्शन है वो क्या होगी कि FeO जो है तुम्हारा रिएक्ट करेगा किसके साथ, SiO2 के साथ। इतना है समझ में, यही तो है सिलिकेट। ठीक है, उसके बाद अब बनेगा क्या, FeSiO3 बन जाएगा। इसी को हम बोलते हैं स्लैग। यही होता है स्लैग। और इस जब ये बनता है तो इसको हम फिर बाहर निकाल लेते हैं। तो इस पे हमें मिलता क्या है फिर, तो ये इम्प्योरिटी है FeO की जो क्या है गैंग यू की तरह वर्क कर रही थी, जैसा हमारा एनसीईआरटी कह रहा था। ठीक है, वो हमने बाहर निकाल ली। तो ये होती है कुछ रिएक्शन। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हो गया फिनिश, समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। देखो अब तुम्हारा 18 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिना। क्रायोलाइट का काम क्या, ठीक है, इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। तो चलो समझते हैं। जो तो क्रायोलाइट रहता है कि वो क्या करता है, वो एल्यूमिना का जो क्या करता है, थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा देता है। समझ रहे हो, बढ़ा नहीं देता है, कम कर देता है। ठीक है, ये क्या कर देता है, थोड़ा डिक्रीज कर देता है किसका, मेल्टिंग पॉइंट, जिससे जल्दी से वो मेल्ट हो जाता है। और दूसरी चीज वो कंडक्टेंस बढ़ा देता है। ठीक है, 2 चीजें होती हैं। चलो देख लेते हैं अब क्या क्या होता है। क्या बोला मैंने बोला कि क्या, देखो क्रायोलाइट तुम्हारा क्या होता है, Na3AlF6, ये हमें पता हुआ है। ठीक, इज एडेड इनटू बॉक्साइड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। इस सब चीजों के लिए यूज होता है। ठीक, क्या तुम्हारा पहला है, इट रिड्यूसेस द मेटल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। अभी तो बोला था कि एल्यूमिना का ये क्या कर देता है, मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। कितने से गिरा, 23 केल्विन से। समझ रहा, ये याद भी हो जाएगा। 23 केल्विन से 1140 केल्विन तक उसने कम कर दिया। सोच रहा हो कितना ज्यादा कम कर दिया।
ठीक है, तो पहला ये क्या किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, रिड्यूसिंग मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। सेकंड तुम्हारा क्या यूज हो रहा है, इट इंक्रीज द कंडक्टेंस, ये कंडक्टेंस बढ़ा दे रहा है भाई, एल्यूमिनियम का क्या कर रहा है, ये कंडक्टेंस बढ़ा देता है। तो ये दो चीज के लिए तुम्हारा क्रायोलाइट यूज होता है। इतना समझ में आ गया है, ठीक है। चल अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। देखो अब क्या तुम्हारे की, हाउ इज लीचिंग कैरिड आउट इन द केस ऑफ लो ग्रेड कॉपर ओर्स। लो ग्रेड के अगर कॉपर ओर्स तुम्हारे प्रेजेंट हैं तो तुम लीचिंग कैसे करोगे। लीचिंग क्या है, एक तरीके की हाइड्रोमेटलर्जी है ना, क्या है तुम्हारा, हाइड्रोमेटलर्जी ही तो है ये एक तरीके की, समझ रहे हो ना। अब चलो हाइड्रो मतलब कहीं ना कहीं तो सॉल्यूशन का यूज हो रहा है, ठीक है। मेटलर्जी मतलब प्योर फॉर्म में लेके आ रहे होंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि अगर तुम्हारा कॉपर है लो ग्रेड का, ठीक है, इसकी हम कराते हैं लीचिंग, मतलब जब हम कॉपर को डाल देते हैं किसमें, एक एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, मतलब ये क्या देगा तुम्हें, H+ आयन, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो देखो अब मिलता क्या क्या है जरा देख लेते हैं। जब कॉपर है लो ग्रेड का अगर प्रेजेंट है, हमने बोला H+ आयन मतलब बहुत सारा कंसंट्रेशन होगा, तो हमने मान लिया 2, ठीक है, H+ के बहुत सारा कंसंट्रेशन होगा। हम जब इसकी रिएक्शन कराते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, हमें मिलता है ये Cu2+, और यहाँ पर तुम्हारा H2O निकल जाता है बाहर। H2O बैलेंस कर दो, यहाँ पे 1/2 लगा दो, हाफ लगा दिया, ठीक है। हमें मिल जाता है ये आयन, ठीक, ये काय में आ गया, अब ये आ गया एक्वस मीडियम में। इतना आ गया समझ में, इतना तो समझ ही गए होगे। देखो बाय नेम हाइड्रो मतलब कहीं ना कहीं तो तुम्हारा काय का यूज हो रहा है, तुम्हारा सॉल्यूशन यूज हो रहा है। अगर हाइड्रो मतलब तुम वाटर भी समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन तो यूज हो रहा है, ठीक है। हमने सॉल्यूशन किसका लिया, एसिडिक सॉल्यूशन लिया, जो क्या देगा H+, और इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर रिएक्शन करा रहे थे, सिंपल है। तो क्या हो गया, हमारा वाटर बाहर निकल गया। अब जो तुम्हारा Cu2+ आयन बना, Cu2+ आयन जो एक्वस मीडियम में प्रेजेंट है, अब इसकी रिएक्शन अपनी मर्जी से दो लोगों के बीच में करा दो, चूज कर लो। अगर तुम इसको रिएक्शन कराओगे हाइड्रोजन के साथ, या फिर अगर तुम्हें पसंद है स्क्रैप आयन, स्क्रैप आयरन के साथ, मैंने अभी बताया था पीसेस ऑफ आयरन, स्क्रैप आयरन, ऐसे याद रखो, ठीक है। जब इसको तुम रिएक्शन कराते हो तो हमें यहां पर मिल जाता है मेटेलिक कॉपर, मेटेलिक कॉपर, मेटेलिक मतलब कि प्योर फॉर्म में तुम्हें कॉपर मिल जाता है। इतना आ गया समझ में, ठीक है। और वापस तुम्हारा H+ आयन निकल जाएगा बाहर, H+ आयन तुम्हारा वापस निकल जाएगा, समझ गए। अगर तुम आयरन के साथ कर रहे हो तो वो अलग निकलेगा। चलो तो ये होता है तुम्हारा प्रोसेस, समझ में आ गया। ये इजी था, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, इसमें घुस मत जाना, ठीक है। चलो ये था तुम्हारा प्रोसेस। और अगर तुम इसको थोड़ा सा किसमें डायग्राम बना के समझते हो तो भी इजी ही पड़ेगा तुम्हें, बहुत इजीली। देखो अगर ये इतना पूरा नहीं लिखना, एग्जाम में लिखना है, ठीक है, एग्जाम में लिखना। देखो ये है तुम्हारा सॉल्यूशन, यहाँ पे मैंने कॉपर डाला है, ठीक है। कॉपर किस में है तुम्हारा, यहाँ पे ये एसिडिक मीडियम है, ठीक है, ये तुम्हारा एसिडिक मीडियम, ठीक, हमने डाला है कॉपर, ठीक है, कॉपर हमने डाला हुआ है। यहाँ से हम किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, यहाँ पे हवा भी चल रही है, ठीक है, हवा भी चल रही है। अब क्या ये कॉपर जो है वो क्या चेंज हो जाता है Cu2+ में। अब Cu2+ पूरे सॉल्यूशन में घूमता रहेगा। अब वो घूमता रहेगा, जब वापस तुम रिएक्शन कराओगे स्क्रैप आयरन के साथ या फिर H के साथ, तो वो क्या कर देगा, इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, और क्या हो जाएगा तुम्हारे, फिर आ जाएगा मेटेलिक कॉपर बन जाएगा। इतना समझ गए, तो बस पूरा समझ गए। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया फिनिश। 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब तुम्हारा ये क्या कह रहा है कि तुम्हारा 20 क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाई इज जिंक नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जिंक ऑक्साइड थ्रू रिडक्शन यूजिंग CO, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जब जिंक तुम्हारा क्यों एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हम ZnO से, ये बोल रहा है अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में करा दें तो ये बोल रहा है कि हमें जिंक मिल जाए, और यहाँ पर तुम्हारा निकलेगा क्या, CO2 निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हमें ये बताना, ठीक है। तो चलो हम समझते हैं, थोड़ा उसको समझते हैं कैसे। हमने ये पढ़ा हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए इनकी जो गिब्स फ्री एनर्जी है ये क्या होती है, ज़्यादा, समझ रहे हो, ये ज़्यादा होती है। तो मतलब ये अपने आप को कन्वर्ट करना चाहेगा CO2 में, समझ रहे हो ना, ये चाहेगा कि मेरा प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ZnO से कन्वर्ट होने के लिए Zn की जो एनर्जी है, जो गिव्स फ्री एनर्जी है, ये होती है काफ़ी थोड़ी सी कम, इसके कंपैरिजन में कम होती है,
समझ गए हो? जिसके कारण जो तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन जो मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे मैं लिख रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये वर्क नहीं कर पाता एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया? अगर तुम्हें कोई सुपीरियर दिख रहा है, अगर वो कोई अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है, तो वो हेल्प नहीं करता सामने वाले की, समझ रहे हो? वो कहता मेरा काम पहले हो जाए ना भाई, समझ रहे हो? चलो ये सब बातें होती रहती हैं। तो देखो यहाँ पे मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये खुद कन्वर्ट होना चाहता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। लेकिन वहीं पर जब हम बात करते हैं किसकी? जिंक ऑक्साइड की, उसका जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो इसके कंपैरिजन में होती है कम, जिसके कारण वो रिड्यूस नहीं हो पाता किसमें? तुम्हारे कार्बन मोनोऑक्साइड की हेल्प से। इतना समझ में आ गया? तो सिर्फ यही लिखोगे तुम एक लाइन में, इसका आंसर आएगा। अगर आएगा तो ये आएगा 1-2 नंबर का आएगा मुश्किल से, ठीक है। उसमें यही लिखना है कि ड्यू टू गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है तुम्हारा? कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादा होती है, जिंक की कम होती है कन्वर्ट होने में, जिंक ऑक्साइड की कम होती है जिंक में कन्वर्ट होने में। इतना आगे समझ में? चलो ठीक है। तो हम ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश होता है। देखो 21 क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ गिब्स फॉर्मेशन एनर्जी, तुम्हें किसकी दी है? Cr2O3 की। तो लिख लेते हैं हम पहले ही, गिवन हमारे पास गिब्स फॉर्मेशन एनर्जी कितनी है? Cr2O3 की हमारे पास वैल्यू है -540 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। वहीं पर एंड दैट ऑफ Al2O3, मतलब तुम्हारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड की भी वैल्यू दी है, Al2O3 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है? -827, ठीक है, लिख लो -827 kJ मोल इनवर्स। हमारे पास दो वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है। अब उसके बाद वो बोल रहा है इज द रिडक्शन ऑफ Cr2O3 पॉसिबल विथ एल्यूमिनियम। तुम्हारे पास उसने दो वैल्यू दी है, ठीक है। गिब्स फॉर्मेशन एनर्जी तुम्हारे पास दोनों की प्रेजेंट है, इतना समझ में आ गया है। उसके बाद अब ये बोल रहा है कि जो Cr2O3 क्या रिड्यूस हो जाएगा एल्यूमिनियम से, ठीक है। तो क्या पूछा है वो भी लिख लेते हैं। चलो, हमसे पूछा गया है Cr2O3 क्या एल्यूमिनियम से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, हमसे ये पूछा है ना। तो देखो हमारे पास अगर गिब्स फॉर्मेशन एनर्जी है तो क्या हम उसकी रिएक्शन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। देखो मतलब यहाँ पे हो क्या रहा होगा कि क्रोमियम जो है, ठीक है, रिएक्ट कर रहा होगा ऑक्सीजन के साथ, तो वो बनाएगा क्या? Cr2O3, यही बनाएगा वो, ठीक है। वहीं पर एल्यूमिनियम भी जब रिएक्ट कर रहा होगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बनाएगा? Al2O3 बनाएगा ना, ठीक है। कोई भी रिएक्शन अभी इसमें से बैलेंस नहीं है, ठीक है। चलो बैलेंस करते हैं इसको। यहाँ पे क्या है? 2Cr, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर 3/2 कर दिया मैंने, यहाँ पर भी 3/2 क्योंकि 3 है, और यहाँ पर 2। ये हो गई तुम्हारी बैलेंस। इतना समझ में आ गया? अब गिब्स फॉर्मेशन एनर्जी दोनों की दी हुई है, तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो गिब्स फॉर्मेशन एनर्जी लिख लेना ΔFG इसकी कितनी है, और ΔFG इसकी कितनी है, ठीक है। चलो अब लेकिन मैं ये रिएक्शन बनाऊंगा कैसे? अगर मैं क्या करता हूं, इन दोनों को ऐड कर देता हूं। मुझे चाहिए क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव चाहिए, मतलब कुछ एडिशन तो करना ही पड़ेगा ना रिएक्शन का, तभी तो जाके बनेगा। तो मैं क्या करूं, अगर मेरे को चाहिए है क्या? प्लस साइन, मतलब ऐड करना पड़ेगा रिएक्शन को, तो दो रिएक्शन ऐड हुई होंगी, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूं, इन दोनों रिएक्शन को साथ में ऐड कर देता हूं, देखो क्या बनता है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूं 2Cr प्लस 3/2, ठीक है, प्लस 3/2 O2, दोनों O2 है, ठीक है, प्लस 2Al, तो यहाँ पे मिलेगा क्या मेरे को? Cr2O3 प्लस Al2O3, तो मेरे को ये मिलेगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या इस रिएक्शन से तुम्हें कहीं से पता चल रहा है कि क्या रिड्यूस हो रहा है, क्या रिड्यूस नहीं हो रहा है? लग रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है। देखो मुझे चाहिए क्या है? मुझे चाहिए है प्लस, और क्या चाहिए? Cr2O3 प्लस Al। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे चाहिए क्या? Cr2O3, और मैं जो एल्यूमिनियम यहां से दिख रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूं, इस रिएक्शन को अगर मैं उल्टा कर दूं, मतलब रिवर्स कर दूं, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं जरा देखो, कि मैं इसको ऐसे लिखूं, Cr2O3 टूट के बना रहा होगा 2Cr प्लस 3/2 O2 बना रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो वैल्यू भी तो चेंज हो जाएगी। उसकी वैल्यू क्या थी? -540, तो इसकी कितनी हो जाएगी? +540 kJ मोल इनवर्स, ठीक है। तो इस रिएक्शन को मैं देता हूं पहली रिएक्शन, तो इसको मैं दे रहा हूं पहली रिएक्शन, और मुझको ऐड किसके साथ करना है? इसके साथ, तो मैंने इसको दिया सेकंड, ठीक है। इतना समझ में आ गया है? अगर मैं अब क्या करता हूं, बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1
एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मुझे ये मिलता है कि नहीं मिलता है? चलो जल्दी से देखते हैं। तो देखो मुझे मिलने क्या वाला है, यहाँ पर क्या तुम्हारा 2Al, पहले ये लिख लेते हैं। देखो Cr2O3 प्लस, यहाँ पर कुछ बचा नहीं बचा, अब क्या है तुम्हारे पास 2Al, लिख दो 2Al प्लस 3/2O2, 3/2O2। यहाँ पर तुम्हें मिलेगा क्या, जरा देखो, यहाँ पर तुम्हें मिलेगा Al2O3 प्लस तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ पे 2Cr प्लस 3/2O2, ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, मिलेगा ऐसा। उसके बाद अब तुम्हें करना क्या है, अगर मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूंगा क्योंकि अपोजिट साइड है दोनों, तो देखो मुझे क्या मिला, मुझे मिला Cr2O3 प्लस 2Al, तो मुझे मिल रहा है Al2O3 प्लस मुझे मिल गया मेटल क्रोमियम। तो क्या ये रिड्यूस हो गया कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया, क्योंकि यहां पर देखो ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, ऑक्सीजन का रिमूवल मतलब रिडक्शन हो गया, तो ये हो गया इसका रिडक्शन। तो ये बताओ, ये तो हमने रिएक्शन की बात कर ली, अब हम इन दी किसकी बात करते हैं? अगर मैं बात करता हूं इन दी बेस ऑन दी बेसिस ऑफ किसके, गिब्स फ्री एनर्जी के, तो क्या होगा, यहां पर क्या क्या ऐड हुआ है, यहां पर देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 5, कितना था 540 पॉजिटिव, ठीक है 540 पॉजिटिव। देखो क्योंकि हमने इंटरचेंज करा था, बिल्कुल चेंज कर दी थी रिएक्शन, ठीक है। -8 कितना है तुम्हारा 827 kJ मोल इनवर्स, इतना समझ में आया? ठीक है, मैंने दोनों रिएक्शन अगर तुम्हारी ऐड करी हैं तो इनको भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, फिर तुम बोलोगे माइनस कहां से आए, प्लस और माइनस माइनस ही तो होता है, ठीक है, मैथ्स में ये तो पढ़ते हैं। तो यहां पर आता है तुम्हारा -287 kJ मोल इनवर्स, ठीक है। तो इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, यहां से तुम्हें समझ में आ रहा है कि जो डेल क्या फॉर्मेशन एनर्जी थी तुम्हारी, गिब्स फॉर्मेशन एनर्जी थी, वो आ रही है नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब क्या होता है जरा बता दो, थर्मोडायनामिक्स में हमने पढ़ा है कि अगर गिब्स तुम्हारी एनर्जी है वो आ रही है नेगेटिव, मतलब वो हो जाएगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हाँ बिल्कुल, ये हो जाएगी तुम्हारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब कि हाँ एल्यूमिनियम इसको रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। वहीं पर अगर ये आ जाता तुम्हारा पॉजिटिव, ठीक है, गिब्स तुम्हारी एनर्जी है, फॉर्मेशन एनर्जी है, वो हो जाती पॉजिटिव, तो वो हो जाती तुम्हारी नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब अगर मान लो आ गई होती तो ये जो एल्यूमिनियम है इसको रिड्यूस नहीं कर पाता, हम ये लिखते। समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो गिब्स फॉर्मेशन एनर्जी से तुम ये बताओगे कि ये क्या रिड्यूस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसके साथ साथ तुम इन रिएक्शंस का यूज करोगे, ठीक है, और अच्छे से करके आओगे, मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन अगर आ गया तो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम सीधे। चलो अब हम देखते हैं कौन सा नेक्स्ट वाला हमारा, कि आउट ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ZNO, ZNO के लिए कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा इन दोनों में से, हमें ये बताना है। तो एक चीज मैं तुम्हें दिख रहा है कि ग्राफ है, तो हम ग्राफ से समझने वाले हैं, हाँ बिल्कुल समझेंगे, ठीक है। यहां पर होता क्या है, जैसे जैसे एक चीज ध्यान में रखो हमेशा कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर मान लो तुमने टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होती जा रही है, ठीक है, मोर नेगेटिव होते जा रही है, मतलब वो अगर तुम जिसकी बात करो वो वाला मेटल क्या हो जाएगा, स्टेबल, वो होगा मोर स्टेबल। इतना समझ में आ गया? इस बात को ध्यान में रखो, फिर हम देखते चलेंगे कि पूरा हमारा ग्राफ। इतना समझ में आ गया ना, कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर तुम्हारी डेल जी की वैल्यू है वो एकदम कम होते जा रही है, मतलब नेगेटिव साइड जा रही है, समझ रहे हो, नेगेटिव साइड जा रही है, तो वो वाला जो कंपाउंड है वो होगा बहुत ज्यादा स्टेबल। और अगर वो स्टेबल होगा तो वो दूसरों को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, जितनी नेगेटिव वैल्यू जी की वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इतना समझ गया हो ना? चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, ZNO की बात कर रहा है कि क्या ZNO को कौन सा अच्छे से रिड्यूस कर पाएगा। चलो अब ग्राफ में तुम्हें दिख रहा है ZNO की ग्राफ, एक ZNO ये है, दिख रहा है तुम्हें ये ग्राफ, और क्या क्या तुम्हारे पास कार्बन है, कार्बन की बात कर रहा है ये हो गया एक, ठीक है, और बात कर रहा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ ये रहा, ठीक है। चलो जरा बात याद करो वापस, जितनी ज्यादा नेगेटिव उतना स्टेबल। तो यहाँ पे देखो ये Zn की जो वैल्यू है, यहाँ पे क्या है, Zn जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके बना रहा है क्या, 2ZNO, ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल होंगे इसके, ठीक। तो ये देखो सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी वैल्यू है,
Zn की -600 पे है ये, ऑलमोस्ट किसके बीच में, 500 और 600 के बीच में ऑलमोस्ट है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, तो ZnO सबसे ज्यादा हो जाएगा, मोर स्टेबल होगा, ठीक है। क्या होगा, मोर स्टेबल। अब हम बात करते हैं कब, ठीक है, ये मिलते हैं एक पॉइंट पर। चलो हम एक पॉइंट की बात करते हैं यहां पर, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा पॉइंट कितना है, 1270, ठीक है। 1273 के, 70 तुम्हारा के है, ठीक। तो अगर मैं बात करता हूं बिलो 1270 के, तो तुम्हारा जो ZnO है वो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल, बिलो 1270 के। तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि उसके डेल जी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है। चलो आप कंपेयर करते हैं, इन्होंने पूछा क्या 1270 के पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा अच्छा होगा। यहाँ पे देखो तुम्हारा ये है तुम्हारा मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड की वैल्यू बढ़ते जा रही है टेम्परेचर के साथ, और वो ग्राफ में इसके ऊपर है, ZnO के ऊपर है। तो क्या इसको ये रिड्यूस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके डेल जी की वैल्यू ZnO से कम है, ठीक है। तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, रिड्यूस नहीं कर पाएगा। वही बात करते हैं कार्बन की, यहां पर कार्बन की वैल्यू देखो, वो तो ऊपर से ग्राफ आ रहा है भाई, ठीक है। यहां पर कार्बन की वैल्यू क्या है, यहां पे आके चेंज हो रही है, नीचे हो रहा है ना, यहां पे दिख रहा है, इसके ऊपर से तो आ तो ऊपर से रहा था, मतलब ये पॉजिटिव, डेल जी पॉजिटिव से वो नेगेटिव साइड आ रहा है। तो स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव है तो कार्बन भी ZnO को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है, रिड्यूस नहीं कर पाएगा। चलो ये तो हो गई बात किस पे, 1270 पे। चलो अब हम बात करते हैं अगर अबब 1270 के है, ठीक है, अगर टेम्परेचर तुमने और बढ़ा दिया, ठीक। चलो मतलब अब बात चल रही है इस पॉइंट की, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। चलो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। देखो अब बात चल रही है तुम्हारी किसकी, अब बात चल रही है तुम्हारी 1270 की, मतलब कि 12 इसके ऊपर की बात चल रही है, ठीक है। तो अब यहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है कि ZnO की वैल्यू पॉजिटिव साइड जाते जा रही है, मतलब वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते जा रहा है, मतलब वो अनस्टेबल साइड जाते जा रहा है, मोर स्टेबल अब नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो जब ये ऊपर जा रहा है तो इसी के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। ZnO जैसे पॉजिटिव में जा रहा है तो उससे जल्दी, उससे पहले, उससे ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव किसकी जा रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है। वहीं पर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो ये है पॉइंट तुम्हारा, यहां पर उसकी वैल्यू देखो क्या है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव, क्या है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव, मतलब वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल हो जाएगा मतलब वो सामने वाले को रिड्यूस कर देगा, और अगर उसने रिड्यूस कर दिया तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि अब 1270 क्या हो रहा है तुम्हारा, ZnO क्या हो जा रहा है, स्टार्ट गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, डायरेक्शन किसका, डायरेक्शन डेल जी का, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, ZnO स्टार्ट गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ डेल जी, ठीक है, डेल जी के साइड जाते जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है तुम्हारा, स्टेबिलिटी क्या हो रही है इसकी, जो स्टेबिलिटी हो जाएगी कम। वहीं पर हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो इससे ज्यादा जा रहा है, तो ये नहीं कर पाएगा रिड्यूस। अब बात करो कार्बन की, तो कार्बन क्या कर रहा है, वो और आ रहा है नेगेटिव। अब यहां पर अबव 1270 कार्बन हो जाता है मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव कौन सी वैल्यू जाती है, जी वैल्यू, और अगर मोर नेगेटिव हो गई तो रिड्यूसिंग एजेंट वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर रिएक्शन क्या होती है, यहां पर रिएक्शन होती है कि ZnO जो है, जब उसको तुम कार्बन के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये सीधे क्या बना लेगा, यहां पे क्या दिख रहा है तुम्हें, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और Zn को छोड़ देगा कि हाँ ठीक है अब चले जाओ तुम। तो ये रिएक्शन होगी, कब होगी, और टेम्परेचर जरूर लिख लेना कि अब 1270 के हम बात कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया। तो ये था पूरी की पूरी कहानी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसको हमेशा याद रखना भाई, अगर टेम्परेचर बढ़ने पे तुम्हारे डेल जी की वैल्यू कम हो रही है तो वो वाला कंपाउंड स्टेबल होगा, और उतने ज़्यादा उसका क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर होगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 23 क्वेश्चन बोल रहा है कि द चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन अ पर्टिकुलर केस डिपेंड्स ऑन थर्मोडायनेमिक फैक्टर, हाउ फार डू यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट, ठीक है, सपोर्ट योर ओपिनियन विथ 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो चलो भाई हम इसकी ही तो बात करते आ रहे थे, रिड्यूसिंग एजेंट बार बार बोल रहे थे, तो मैंने क्या बोला था
पहला ही पॉइंट बोला था मैंने कि डेल जी की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ डेल जी शुड बी नेगेटिव। यही बोला था कि भाई नेगेटिव होनी चाहिए, अगर नेगेटिव होगा तो रिड्यूसिंग नेचर अच्छा होगा उसका। ठीक है, चलो सेकंड पे आ जाओ। अब डेल जी की वैल्यू नेगेटिव कैसे होगी? जब तुम्हारा डेल एस जो है, जिसको हम एंट्रोपी बोलते हैं, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब ये मैं किसके बेस पे बोल रहा हूं? ठीक है, मैं किसके बेस पे बोल रहा हूं? मतलब देखो, यहां पर जब डेल जी का हम देखते हैं, तुम्हारी इक्वेशन देखते हो तुम गिब्स फ्री एनर्जी की, ठीक है, यहां पे क्या होता है? डेल जी डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, यही होता है। तो अब यहां पर देखो, अगर तुम्हारा डेल एस, तुम्हारा जो डेल एस है ये ज्यादा हो जाएगा पॉजिटिव, तो वो यहां पर नेगेटिव जो टर्म है वो बढ़ाते जाएगा। अगर मान लो मैं यहां पर ले लेता हूं -1, तो -1 ये प्लस कर देगा इसको। ठीक है, अगर ये प्लस कर देगा तो ये क्या हो जाएगी? तुम्हारी पूरी वैल्यू किस में आएगी? पॉजिटिव टर्म में आएगी। और वहीं पर मैं बात करता हूं, यहां पे मैंने 100 लिख दिया, तो ये 100 टाइम्स कर देगा इसको, क्या? टेम्परेचर को और ज्यादा। समझ रहे हो? तो ये तुम्हारी जो माइनस का जो है, तुम्हारा नेगेटिव जो वैल्यू है, नेगेटिव टर्म बहुत इजीली आएगी, तुम्हारा नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी किसकी? डेल जी की। ठीक है, तो इनडायरेक्टली फर्क इस पे ही पढ़ना है। ठीक है, इनडायरेक्टली फर्क इस पे ही पढ़ना है। तो क्या लिखोगे तुम कि डेल जो एस है, तुम्हारा डेल एस है, एंट्रोपी है, इट शुड बी पॉजिटिव। समझ रहे हो? वो होनी चाहिए पॉजिटिव। चलो, एक चीज और होती है भाई, अभी हमने देखा ग्राफ में, एलिंगम ग्राफ में, उसमें क्या देखा कि जो तुम्हारा नीचे प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो मतलब नीचे का मतलब मेरा ये है कि जो तुम्हारा नीचे मतलब कि उसकी जो नेगेटिव वैल्यू है डेल जी की, वो होती है कम। ठीक है, तो जो नीचे प्रेजेंट रहता है वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस नहीं कर पाता। ठीक है, इतना सही समझे? एग्जाम्पल से समझते हैं, एक अभी हमने देखा था, दूसरा और देखते हैं। देखो, अब देखो होता क्या है कि ये तुम्हारा ग्राफ है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? तुम्हारी जो वैल्यू है वो नीचे आते आते कम होते जा रही है। ठीक है, नीचे आते आते तुम्हारी कम हो, मान लो ये 200 है, ये 400 है, 600, 800, और ऐसे ऐसे तुम बढ़ाते जाओ। ठीक है, ये 1200 हो गया, और ये हो गया तुम्हारा 1400। यहाँ पर तुम्हारा टेम्परेचर रेंज है, ये भी बढ़ते जा रहा है, ये पूरा केल्विन में सिस्टम में। ठीक है, ये है तुम्हारा टेम्परेचर, और ये तुम्हारा ग्राफ डेल जी के बीच में होगा। केजे मोल इनवर्स यूनिट होगी इसकी, केजे मोल इनवर्स इसकी यूनिट होगी। इतना समझ में आ गया? ठीक, तो ये तुम्हारे ग्राफ प्रेजेंट है। अगर मैं बात करता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ किसका? Fe का, मतलब आयरन का। आयरन क्या होता है? यहाँ पे पहला ही आ रहा है तुम्हारा 2Fe प्लस, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है? Fe2O3। ठीक है, तो इसको कर दो सीधे 2, 3/2। ये तो समझ में आ गया। अब इसका ही मैं एग्जाम्पल लेता हूँ किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन के साथ। ठीक है, तो कार्बन का ग्राफ कैसे आता है? नीचे आता है। कार्बन का ग्राफ नीचे आता है, तो क्या होता है? कार्बन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या मिलता है तुम्हें? कार्बन मोनोऑक्साइड, यही मिलता है तुम्हें। ठीक है, अब देखो सीधे, अब मैं बात करता हूं किसकी? कार्बन मोनोऑक्साइड की। जब कार्बन मोनोऑक्साइड करता है रिएक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ बनाता है CO2। ठीक है, CO2 बनाता है ये, अभी बैलेंस नहीं है। ठीक है, बैलेंस कर लेना। चलो क्या करो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे भी 2 लगा दो, हो गई बैलेंस। ठीक है, अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं, अगर मान लो ये जो टेम्परेचर है तुम्हारा, यहां की मैं बात कर रहा हूं टेम्परेचर, ये है मान लो तुम्हारा 1073 केल्विन। ठीक है, तो मैं बोलना क्या चाह रहा था अभी कि जो नीचे वाला है ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा। तो चलो मैं क्या बोलता हूं कि इसमें से अगर मैंने तुमसे पूछा कि आयरन को कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छे से रिड्यूस करेगा कि कार्बन रिड्यूस करेगा, तो चलो अब हम बात करते हैं किस पे। हमने 2 चीज देखी थी अभी, अबव और एक देखा था बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? 1073 केल्विन, तो ये भी हो जाएगा 1073 केल्विन। चलो चलो बात करते हैं, जरा जाओ ध्यान से देखना अब इसको कि अबब ये होगा अबब, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? अबब होगा, यहाँ पे होगा तुम्हारा बिलो। ठीक है, अब बिलो मैं बात कर रहा हूं 1073 के, तो यहां पर क्या हो रहा है? नेगेटिव वैल्यू किसकी ज्यादा है? कार्बन मोनोऑक्साइड की। दिख रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा नेगेटिव है। कितना है? ये पूरी की पूरी नेगेटिव में है ना, तो ये कितना है? -1000 है, होती नहीं इतनी। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से बता रहा हूं बस नॉर्मली। ठीक है, यहां पर तुम्हारा क्या है? 1000 वैल्यू है माइनस में। ठीक है, तो डेल जी की वैल्यू -1000 है। अब बात करते हैं कार्बन की। कार्बन बिलो 1073 के, बिलो 1073 के जो तुम्हारा क्या है? कार्बन है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, -200 कुछ है।
ठीक है। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वैल्यू उतना अच्छा रिड्यूसिंग नेचर होगा। तो मैं लिखूंगा कि बिलो 1073, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर, किसकी बात कर रही है अपन, किसके बात कर रहे हैं, Fe के लिए, आयरन Fe2O3 के लिए। इतना आगे समझ में। चलो अब की बात करते हैं। अब में देखो, अगर मैं आगे बढ़ गया यहाँ पे इस पॉइंट से ऊपर आ गया मैं इस वाले पॉइंट से, तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, मोनोऑक्साइड की वैल्यू पॉजिटिव साइड जाते जा रही है डेल जी के, और कार्बन की जो वैल्यू है, जो मतलब तुम्हारा कार्बन अकेला प्रेजेंट है, कोक के फॉर्म में ही होगा, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, वो और नेगेटिव होते जा रहा है। तो रिड्यूसिंग नेचर किसका ज्यादा हो जाएगा, तुम्हारे कार्बन का, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम रिड्यूसिंग नेचर एजेंट क्या करते हैं, हम चूज करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा कि अबव 1073 कार्बन इज अ बेटर या फिर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, फॉर किसके लिए, Fe2O3, यहां पे भी लिख लेना देन कार्बन से, ठीक है, देन कार्बन फॉर तुम्हारा Fe2O3। इतना समझ में आ गया है। 3 पॉइंट थे, जो नीचे प्रेजेंट रहेगा वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग नेचर प्रेजेंट होता है उसका। क्यों होता है, चलो रिलेट कर लो अब, क्योंकि डेल जी की वैल्यू उसकी नेगेटिव होती है, इसी ग्राफ से समझ जाओगे, डेल जी की वैल्यू नेगेटिव, और डेल जी की नेगेटिव वैल्यू कैसे होती है, क्योंकि एंट्रोपी पॉजिटिव होती है, डेल एस पॉजिटिव होता है तुम्हारा। बस तो ये 3 पॉइंट थे, हमने कवर कर लिए, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 24th क्वेश्चन पे। देखो अब तुम्हारा 24th क्वेश्चन बोल रहा है, नेम द प्रोसेस फ्रॉम विच क्लोरीन इज ऑब्टेन एज अ बाय प्रोडक्ट, what will happen if aqueous solution of NaCl, ठीक है, is subjected to electrolysis। ठीक है भैया, तुमसे ये पूछा जा रहा है कि क्लोरीन जो है तुम्हें एज अ बाय प्रोडक्ट किस प्रोसेस में मिलेगा, ठीक है, और अगर तुम डाल दोगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का, तुमने करा दिया इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या होगा, तुमसे ये भी पूछा जा रहा है। तो चलो ठीक है, मेरे ख्याल से ये 10th में भी तुमने देखी हुई है कहीं ना कहीं। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम वर्ड पकड़ते हैं, कौन सा, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस पकड़ा हमने। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होगा कि एक तुम्हारा बीकर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा, तो यहाँ पर 2 एनो तुम्हारे क्या होंगे, इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो कनेक्ट होंगे एक बैटरी से, वो कनेक्ट है एक बैटरी से, ठीक है। उसके अंदर एक सॉल्यूशन डाला हुआ है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक का नाम हो जाएगा एनोड, ठीक है, एक का नाम हो जाएगा कैथोड। अगर सेम लग दिए तो तुम्हारा चार्ज ही फ्लो नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया एक एनोड, एक होगा कैथोड, तो समझ में आ गया। उसके बाद इनने डाल दिया है सॉल्यूशन, इनने डाल दिया है सॉल्यूशन, ठीक है, ये सब इन्हीं ने दिया है, हमने कुछ नहीं किया। सॉल्यूशन डाला है इनने एक्वस NaCl, ठीक है, मतलब क्या है कि NaCl एक्वस, मतलब क्या है, NaCl के साथ क्या प्रेजेंट है तुम्हारा, वाटर, NaCl प्लस वाटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो अब चीजें क्या क्या होंगी, ये जाएगा टूट किसमें, Na प्लस, और ये हो जाएगा Cl माइनस में। अब वाटर भी तो टूटेगा यहाँ पे H प्लस OH माइनस में, ठीक है। अब आयन तुम्हें दिख रहे हैं, तुम्हें एनोड दिख रहा है, तुम्हें कैथोड दिख रहा है। चलो बात करते हैं अब किसकी, क्वेश्चन की, कि अब क्वेश्चन पे होगा क्या। यहाँ पर हम देखते हैं, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो यहाँ पर एक एनोड, एट एनोड क्या होता है हमें वो देखना है। एट एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे तुम्हारे पूरे के पूरे नेगेटिव, ठीक है, जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं वो चली जाएंगी किसके ऊपर। तो यहां पर क्या होता है, क्लोरीन जाता है, क्लोरीन जाता है तुम्हारा, यहां पे क्या होता है, वो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो ले लेता है सॉल्यूशन से और बनाता है क्लोरीन, क्लोरीन एटम। तो 2 क्लोरीन एटम, एक क्लोरीन, ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक ही क्लोरीन एटम मिला के तुम्हारी प्रोसेस बंद हो गई, बहुत सारी बन जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एटम होगा तो ये बनाएगा Cl2, तो यहां से Cl2 गैस तुम्हारी निकल जाएगी बाहर। तुम्हारे दिमाग में अभी क्वेश्चन आ रहे हैं कि लेक के OH का क्या हुआ, समझते हैं वो अभी, ठीक है। यहां पर अब बात करते हैं एथ कैथोड, एथ कैथोड, ठीक है, मतलब ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है अब ये यहां पर। तो क्या होगा कि क्या H प्लस जाएगा कि तुम्हारा Na प्लस जाएगा। यहां पर क्या होता है, H प्लस आयन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, गेन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, बनाता है H के एक अकेला एटम होगा ही नहीं, तो बहुत सारे एटम होंगे, तो H के साथ मिलके यहां से H2 गैस निकल जाती है बाहर, ठीक है। अब 2 चीजें तुम्हारे दिमाग में आ रही हैं, ठीक है, मुझे पता है कि 2 चीजें आ रही हैं कि यहां से Cl क्यों नहीं गया,
मतलब यहाँ से तुम्हारा क्या नहीं गया, OH क्यों नहीं गया, और यहाँ से तुम्हारा Na+ क्यों नहीं गया। ठीक है, Na+ एक मेटल है, उसका टेंडेंसी क्या है, किसकी, लूजिंग इलेक्ट्रॉन की। और हमें पता है कि साइंटिस्ट बहुत कंफ्यूज भी हो गए थे H को रखने में, हाइड्रोजन को, कि उसको किस में रखें, तुम्हारे इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम के अंदर रखें, मतलब हैलोजन के अंदर, या फिर उसको मेटल के अंदर रखें। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, H+ की टेंडेंसी ज़्यादा होती है किससे, सोडियम से इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कंडीशन होगी तो ये फट से भाग जाएगा कैथोड के पास, क्योंकि वहां पे उससे फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ठीक है, अब वहीं पर हम बात करते हैं किसकी, OH की और Cl की। हमें पता है Cl ज्यादा नेगेटिव है और ऑक्सीजन को अपने ऊपर नेगेटिव रखना पसंद है। ठीक है, वो ऑक्सीजन जो है ये क्या होता है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, क्लोरीन तो थर्ड पे आता है, पहले पे फ्लोरीन होता है। ठीक है, तो इसको तो पसंद है कि हाँ इलेक्ट्रॉन मुझको दे दो, तो ये क्या करेगा, वो कहेगा कि तुम चले जाओ, मैं अपने इलेक्ट्रॉन के साथ मजे में हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्लोरीन चला जाता है, OH नहीं जाता है। इतना समझ गए। चलो अब हम बात करते हैं जो तुम्हारी चीजें रह गई, क्या क्या रह गया। अब जो चीज रह गया उसका भी तो बनेगा, तो Na जो है, ठीक है, Na+ जो रह गया है तुम्हारा, वो सॉल्यूशन के OH- के साथ बनाता है NaOH। और अब पूरी रिएक्शन लिखूं तो साथ में यहां से निकल जाती है क्लोरीन गैस, जो कि हमने अभी देखी। यहां से क्या बनता है हमारा, क्लोरीन गैस, मतलब ये क्या बना, मेन प्रोडक्ट तो तुम्हारा ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा मेन प्रोडक्ट। और हमें पता है मेन प्रोडक्ट को तो हम बोलते हैं, उसके अलावा जो चीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट। तो भाई NaOH बनाने की प्रोसेस को, ठीक है, NaOH बनाने की जो प्रोसेस है, डाउन प्रोसेस भी बोलते हैं उसको, ठीक है, उसमें तुम्हारा क्लोरीन एज अ बाय प्रोडक्ट बनेगा। और हमने ये देख लिया कि अगर NaCl को तुम डालोगे तो चीजें क्या क्या होनी है। इतना समझ में आ गया है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं 25th क्वेश्चन पे हमारे। चलो देखो, अब तुम्हारा 25th क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रेफाइट रॉड इन द इलेक्ट्रोमेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी मतलब फिर से एनोड कैथोड की बात होने वाली तुम्हारी। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक डायग्राम है। ठीक है, ये तुम्हारा एक डायग्राम प्रेजेंट है। अब ये तुम्हें पता है नाम कौन सा होता है इसका, हॉल हर्लॉट प्रोसेस होती है इसका नाम। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या चीजें देखते हैं। ठीक है, जो तुम्हारा एनोड है वो बना होता है किससे, ग्रेफाइट से। जो तुम्हारा एनोड है वो बना होता है ग्रेफाइट से। ठीक है, और चीजें देखो, अब तुम्हारे यहाँ पर एल्यूमिना जो है यहाँ पर मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, सबसे पहले एल्यूमिना के बारे में पढ़ लो कि Al2O3 जो है प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, और यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, मतलब जो एल्यूमिना है उसको कहीं ना कहीं से तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी को पास तो करना पड़ेगा ना, तभी तो जाके तुम्हारी प्रोसेस होगी। लेकिन जो एल्यूमिना है इसका जो कंडक्टिविटी है वो होती है खराब। कंडक्टिविटी होती है क्या, खराब। अब जब इसकी कंडक्टिविटी होती है खराब, ठीक है, यहाँ पे कंडक्टिविटी जो है तुम्हारी वो खराब होती है, जिसके कारण, ठीक है, और ये कंडक्टिविटी खराब क्यों होती है जरा चीजें बताओगे जरा। यहाँ पे क्या होता है कि जो इन दोनों के बीच में जो है बॉन्ड वो होता है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे फिर ब्रेकेज नहीं हो पाता, इसलिए वो आयन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, कंडक्टिविटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहीं पर यहाँ पर हम डाल देते हैं क्रायोलाइट। आगे अभी हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि क्रायोलाइट का रूल क्या है। यहाँ पर हम डाल देते हैं क्रायोलाइट, जो तुम्हारा क्या है, Na3Al(F6). ठीक है, ये है तुम्हारा क्रायोलाइट। तो ये क्या करता है, इसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ाता है, और तुम्हारा अगर इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको भी वो कम करता है। ठीक है, अगर नहीं वो कम ही करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो, तो क्रायोलाइट को फिर यूज करा जाता है यहां पर। अब यहां पर रिएक्शन क्या होती है, जो तुम्हारा Al2O3 है, Al2O3 है, जब ये रिएक्ट करता है फ्लोरीन के साथ। देखो सबसे पहले देख लेते हैं हम एनोड और कैथोड पे क्या होता है, तुम बोलोगे फ्लोरीन कहां से आया। ठीक है, देखो अब, चलो देखो, अब तुम्हारा क्या है कि यहां पर एट एनोड पे क्या प्रोसेस होती है, एट एनोड मतलब कि क्या है, ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव ही होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अब यहां पर देखो ये किससे बना है, ये फ्लोरीन से बना है, मतलब ये चीजें होती है NaF+, ये बना होता है किसके साथ, एल्यूमिनियम फ्लोराइड के साथ। ठीक है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड के साथ ये बना होता है। ठीक है, ऐसे तुम्हारी प्रोसेस बनता है तुम्हारा क्रायोलाइट। तो यहां पर क्या होती है, ये जो है ये देते हैं क्या, फ्लोरीन। तो यहां पर फ्लोरीन क्या होगा, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा और बनाएगा क्या, एक फ्लोरीन।
एटम बना लेगा, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में प्रेजेंट था ना, वो आयन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलके F2 गैस निकाल लेगा बाहर, F2 निकाल लेगा। तो अब इन्हें शांति तो होती नहीं है, ठीक है। अब इन्हें शांति ही नहीं होती तो ये क्या करता है, ये जो तुम्हारा क्या है प्रेजेंट है, तुम्हारा Al2O3 एल्यूमिना के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, फ्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, दोनों के तो चलता रहता कंपटीशन। तो यहां पर क्या होता है, ये बनता है AlF3 प्लस यहां पर ऑक्सीजन गैस निकल जाती है बाहर, ठीक है। कितने, तीन निकल जाएंगे मोल, 3/2 O2 बाहर निकल जाते हैं। इतना आगे समझ में, ठीक है। इसको बैलेंस कर लो जरा, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पर 3 लगा दो, इतना आगे समझ में। बस अब तुम्हारा बात आएगी किसकी, ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट क्या करता है, देखो ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट किस चीज से बना होता है, कार्बन से। तो ये बना है तुम्हारा कार्बन से। कार्बन जो फ्लोरीन ने काम किया उसको आगे बढ़ाएगा। जो कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब क्या कार्बन डाइऑक्साइड अकेली बन सकती, नहीं। अगर तुम्हारा जो ऑक्सीजन है वो कम निकल रहा है, ठीक है, लिमिटेड निकल रहा है, बहुत कम निकल रहा है, तो ये जो कार्बन है ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और बना लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगर उसमें लिमिटेड अमाउंट में निकल रहा है तो। इतना आगे समझ में। आप तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में चीजें आ रही हैं की तो भाई एल्यूमिनियम कैसे बनता है, बिल्कुल ऐसे बनता है कि जब ये एल्यूमिनियम मिलता है तुम्हें एट कैथोड पे, कैथोड क्या है तुम्हारा, नेगेटिव चार्ज, तो एल्यूमिनियम 3+ जाता है किस पे, कैथोड पे। और यहां पर हमें पता है कैथोड और एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। तो देखो यहां पर क्या होगा, रिडक्शन, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये ले लेगा और बना लेगा तुम्हारा एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम बना लेगा। और ये प्रोसेस कौन सी है, हाँ एल्यूमिनियम को निकालने की प्रोसेस है, हाँ एल्यूमिनियम को निकालने की प्रोसेस है। मतलब कौन सी है, हॉल प्रोसेस, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, इसी को बोलते हैं ये वाली प्रोसेस। समझ में आ गया इतना, ठीक है। चलो तो ये हो गई हमारी प्रोसेस। ग्रेफाइट का यूज क्या देखा, वो कार्बन डाइऑक्साइड बना के बाहर निकल जाता है या कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है अगर लिमिटेड अमाउंट में तुम्हारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो। आ गया समझ में, क्लियर हो गया है, ठीक है। चलो उम्मीद है पूरा समझ में आ गया होगा। 26 क्वेश्चन पर चलते हैं इसी के साथ। अब हम देखो, अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन, जो बोल रहा है कि आउटलाइन द प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स बाय फॉलोइंग मेथड। पहला है तुम्हारा जोन रिफाइनिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ये हम पहले देख चुके हैं। चलो एक चीज से समझते हैं इसको, ठीक है। चलो देखो अब अच्छे से क्या होगा। तो देखो हमने देखा क्या था, एग्जाम्पल से देखते हैं थोड़ा सा, कि मैंने एक बनाया एक रॉड, इसको मान लेना एक रॉड है ये, ठीक है। अब रॉड है, हमें पता है कि जोन रिफाइनिंग में होता क्या है कि जो इंप्योरिटी है वो मेल्टिंग स्टेट में क्या होती है, सॉल्युबल होती है। तो मैंने एक क्या लिया है, एक थोड़ा सा कैप लिया है पेन का, तुम भी कर सकते हो ट्राई, ठीक है। मैंने इस पे तुम्हें क्या दिख रहा होगा, थोड़ी सी इंप्योरिटी भी प्रेजेंट है। तो अब ये क्या होगा, ये कैप है जो, उसको मान लो रिंग, ठीक है। रिंग क्या मतलब इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। तो ये क्या होगा, जब तुम इस रॉड को, ठीक है, इस रिंग के अंदर डालते हो ऐसे, ठीक है, जब तुम इसको अंदर डालोगे तो ये क्या होगा, ये बार बार मूवेबल होती है, ठीक है। ये जो रिंग है ये होती है रिमूवेबल। तो क्या होता है कि जैसे जैसे ये नीचे आएगा, ठीक है, जैसे जैसे क्या होगा तुम्हारा, जो ये नीचे आएगा रिंग, ठीक है, तो तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा रॉड का, और रॉड क्या हो जाएगी, मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएगी। मेल्ट होगी तो उसके साथ साथ इम्प्योरिटी भी तो मेल्ट होगी। और फिर क्या होगा, जैसे तुम्हारा रॉड आता जाएगा नीचे, इम्प्योरिटी भी नीचे आते जाएंगी, ठीक है। तो ये आते जाएगा नीचे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं यहां से इसको करता हूं ऐसे, ठीक है, ये बार बार एक बार नीचे जाएगा, फिर एक बार ऊपर आएगा, मूवे वाला ये तो, ठीक है, तो फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा ये, ठीक है। ये तुम भी कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो करना क्या है, तो ये बन गया। तो देखो मैं देख सकता हूं मेरे हाथ में अभी क्या है, थोड़ा सा इंप्योरिटी आ गई है। देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक, यहाँ पे थोड़ी सी इंप्योरिटी आ गई है। ऐसा समझ में आएगा। तो यही प्रोसेस होती है। चलो इसको थोड़ा सा वर्डिंग में देखते हैं मैंने क्या बोला अभी। चलो देखो, तो बोला क्या था मैंने अभी, मतलब अपन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो था क्या, कि देखो जोन रिफाइनिंग जो है वो होती क्या है, दिस मैटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द इम्प्योरिटी आर मोर सॉल्युबल इन मेल्टिंग स्टेट। भाई जब वो मेल्ट हो रहे हैं तो इम्प्योरिटी ज्यादा सॉल्युबल है। यही किया था ना अभी मैंने, एक रॉड ली थी, ठीक है, वहां पर एक रिंग प्रेजेंट था। अब जब रिंग को ऊपर नीचे करोगे, रिंग है बहुत ज्यादा हीटेड, ठीक है, हीटेड है, तो इम्प्योरिटी उसके साथ जाते जाएगी। मतलब जाके इसके साथ रही, वो इम्प्योरिटी जो है वो मेल्टिंग स्टेट में है ना, सॉल्युबल है, तो वो नीचे जाते जा रही है, ठीक है। चलो ये हो गया पहला पॉइंट जो हमने पढ़ लिया, प्रिंसिपल ये था, ठीक है।
अब सेकंड क्या है, अब मोबाइल हीटर, इसको मैंने कैपिटल में जानबूझ के लिखा है, ठीक है। अब मोबाइल हीटर सराउंडिंग द रॉड, ठीक है, रॉड को क्या कर रहा है, वो सराउंड कर रहा है, जो कि रॉड किसकी है, इम्प्योर मेटल की है, इज फिक्स्ड इट वन एंड, क्या होता है, एक एंड पे तुम जो रॉड को है वो फिक्स कर देते हो, उसके बाद क्या है, वो मोबाइल है, मोबाइल मतलब वो मूव करते जाएगी, ठीक है, फोन मत समझ लेना। चलो ये है मोबाइल। उसके बाद क्या है, एज द हीटर मूव्स फॉरवर्ड, जैसे जैसे तुम्हारा हीटर नीचे आता, जैसे मैंने बताया था, जैसे नीचे आ रहा था, ठीक है, द प्योर मेटल क्रिस्टलाइजेज आउट ऑफ द मेल्ट लेफ्ट बिहाइंड। तो क्या होता है, जो तुम्हारा प्योर मेटल जो होगा, जैसे तुम्हारी रॉड अगर मान लो यहां से चली गई, अभी इस पोर्शन से वो चली गई, तो जो तुम्हारा प्योर मेटल है वो वापस से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, समझ रहे हो। अगर यहाँ पर अगर तुम्हारी रॉड है, ठीक है, तुम्हारी रिंग प्रेजेंट है, तो इतना पार्ट सिर्फ मेल्ट होगा, इतना पार्ट, ठीक है, ऊपर का तुम्हारा फिर से क्रिस्टल बन जाएगा, जैसे नीचे आएगी फिर इतना पार्ट मेल्ट होगा, ऊपर का फिर से क्रिस्टल बन जाएगा, ठीक है। तो जो तुम्हारा जो इम्प्योरिटी है उसके साथ साथ पीछे पीछे आते रहेगी नीचे तक, ठीक है। चलो अब क्या है, द इम्प्योरिटी पास ऑन इनटू द एडजेसेंट न्यू मोल्टन जोन क्रिएटेड बाय मूवमेंट, यही बोल रहा हूं मैं, जैसे जैसे नीचे आते जाएगी, अगर जहां पे मोल्टन जोन बनते जाएगा वहां पर तुम्हारी इम्प्योरिटी आते जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इम्प्योरिटीज गेट कंसंट्रेटेड एट वन एंड, जो मैंने बोला था अभी कि तुम्हारी जो मेरे हाथ में आ गया था इम्प्योरिटी, वहां पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो तो प्रोसेस थी ना। वहां पे क्या होता है, जहां पर रिंग है, ठीक, ये मान लो यहाँ पर तुम्हारी पूरी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, क्योंकि रिंग के साथ आते जा रही है, तो यहाँ पर तुम्हारी पूरी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो इतना तो पूरा तुम्हारा प्योर हो गया, ठीक है। तो इसको फिर हम कट कर लेते हैं, ठीक है, कट कर लेते, देखो क्या है तुम्हारा, ठीक, इम्प्योरिटी गेट कंसंट्रेटेड मतलब एक ही जगह पे आके वो जम गई, कंसंट्रेटेड मतलब कि एक ही जगह पे आके वो जम गई, ठीक है, एट वन एंड, एक एंड पे आके, द एंड इज कट ऑफ, तो इतना तुमने कट कर दिया, तो बाकी का तुम्हें क्या मिला, प्योर मिला, ठीक है। तो यही है तुम्हारा पूरा, ये होती है जोन रिफाइनिंग। अब दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर, मतलब ग्रुप 13 वाले जो होते हैं ना, 13-15 वाले ऐसे, ठीक है, तो 14 और 15 वाले, 14-13 वाले, यहाँ पे क्या होता है, अदर एंड ए वेरी हाई प्योरिटी, मतलब जो तुम्हारे सेमीकंडक्टर को के लिए ये यूज होती है ये वाली प्रोसेस, उसका एग्जांपल क्या है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम और इंडियम, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा जोन रिफाइनिंग, समझ में आ गया है, बहुत अच्छे समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा वाला है। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि आउटलाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ, फिर से वही है तुम्हारा, फिर उसमें तुम्हें बताना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है, आप तुम्हें इसका प्रिंसिपल ही बताना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बताना, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पहले एक बार देख चुके हैं, फिर भी एक बार थोड़ा सा ऊपर से देख लेते हैं, फिर अपन एनसीईआरटी में जो तुम्हारा दिया हुआ है उसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले होता क्या है, एक बीकर होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक है मतलब क्या होगा, दो, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा, ठीक है, एक एनोड एक कैथोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक है तो सॉल्यूशन भी कौन सा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि देखो, एक होता है इम्प्योर रॉड, एक होती है इम्प्योर रॉड, ठीक है, कोई भी मेटल की इम्प्योर रॉड, और एक होती है एकदम प्योर रॉड, ठीक है, इतना समझ में आ गया है। अब तुम्हें क्या करना है, रिफाइन करना है इम्प्योर को। तो क्या होता क्या है यहाँ पे देखो कि इम्प्योर जो है वो जुड़ा होता है एनोड्स में, और जो प्योर है वो जुड़ा होता है कैथोड से, ठीक है, समझ में आ गया। और जो सॉल्यूशन हम लेते हैं वो मेटल सॉल्ट का लेते हैं, जौन सा मेटल यूज कर रहे हो वही मेटल सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो अब होता क्या है कि जो एनोड से क्या होता है, यहां पर तुम्हारे सॉल्यूशन में, या मान लो ये मेटल है कोई भी, ठीक है, मेटल जो है ये आयन फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। मेटल किस में कन्वर्ट होता है, Mn, मान लो ये 2 सेकंड ग्रुप का था तो 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ये जो कैथोड है, कैथोड पे जाके यही मेटल Mn2+, M जो 2+ है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लेके ये वापस मेटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था इम्प्योर, जिसने अपने इलेक्ट्रॉन को दिया सॉल्यूशन में, ठीक है। चलो इसको समझते हैं और अच्छे से। तुम्हारा सबसे पहले देखो वर्डिंग में क्या है, देखो ऐसा दिया है तुम्हारे एनसीईआरटी में कि द मेटल इम्प्योर मेटल इज मेड अप ऑफ एनोड, यही बोला था मैंने कि देखो अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं कॉपर का, ठीक है। ये देखो तुम्हारा कॉपर, ये है तुम्हारा इम्प्योर मतलब कॉपर, ठीक है, मैंने लिख दिया इम्प्योर, तो आप समझ जाओगे तुम ये क्या होगा, एनोड, ठीक है। ये हो तुम्हारा प्योर, प्योर क्या है, कॉपर, मतलब समझ जाओगे ये क्या है, कैथोड, इतना समझ में आ गया। ये जुड़े होंगे किसी बैटरी से तो जोड़ दिया हमने बैटरी से। इसका सॉल्यूशन किसका होगा, इसी का सॉल्ट होगा, कॉपर का सॉल्ट मतलब CuSO4, जिसको हम एसिडिफाइड कर देते हैं जिससे वो ज़्यादा जल्दी से आयोनाइज हो जाए, ठीक है। तो H2SO4 हमने एसिड में डाल दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, दे आर पुट इन अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, हमने डाल दिया, बाथ कंटेनिंग सॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्युबल CuSO4 उसी की सॉल्ट है, ठीक, और ऑफ द सेम मेटल वही बोला था मैंने, ठीक। द मोर बेसिक मेटल रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। अब इसकी बात हम बाद में करते हैं। यहाँ पर देखो होता क्या है कि जो इम्प्योर है ये क्या होगा, ये कॉपर, ये टूटेगा Cu2+,
SO4 2 माइनस में, ठीक है। जितने जल्दी, अब होता क्या है, SO4 अपने कहां तक नहीं पहुंच पाता, वो एनोड तक नहीं पहुंच पाता। देखो एट एनोड पे क्या होता है, एट एनोड यहां पर क्या होता है, जो SO4 कॉपर तक पहुंच ही नहीं पाता, और कॉपर अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है, अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सॉल्यूशन में क्या करने लगता है, डोनेट करने लगता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ये जो तुम्हारा इंप्योर है ये सॉल्यूशन में देने लगता है इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, कॉपर 2+ बन जाएगा, कॉपर 2+। मैंने क्या बोला कि जो सल्फेट है SO4 जो तुम्हारा है, ये पहुंच ही नहीं पाता है कहां तक, एनोड तक। उसके ही पहले जो तुम्हारा कॉपर है वो सॉल्यूशन के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अपने आयंस को भेजने लगता है। इतना समझ में आ गया। तो यहां पे क्या हो जाता है, ये Cu2+ में कन्वर्ट हो जाता है। इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो Cu2+ है इसको तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं किसी भी चीज के, इसके, ठीक है, जो उसने छोड़े हैं। अब ये जाता है कैथोड पे, एट कैथोड, ठीक है। तो ये जो Cu2+ गया, उसको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बहुत सारे, और वो कन्वर्ट हो जाता है प्योर कॉपर में। तो अब चीजें देखो क्या हो रही है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देते जा रहा है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन देते जाएगा, ठीक है, तो इसका मास कम होते जाएगा। तो ये होता क्या है एक टाइम के बाद, कि ये जो रॉड है ये हो जाती है थिन, ठीक है, ये होने लगती है पतली, और यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर आके डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे। ये देखो कॉपर आके डिपॉजिट हो रहा है, तो ये होने लगता है थोड़ा सा थिक, ठीक है। ये मान लो तुम्हारा कौन सा था, ये एक रिएक्शन थी, यहां पर कैथोड है तुम्हारा, और ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा एनोड। तो एक टाइम के बाद ये हो जाएगी तुम्हारी थिक, और ये हो जाएगी तुम्हारी थिन, क्योंकि ये अपने आयंस देते जा रहा है, ठीक है। तो तुम्हें एक टाइम के बाद मिलेगा यहां पर एकदम प्योर क्या मिलेगा, कॉपर। और इम्प्योरिटी, अब देखो इनने तुम्हारा एक टर्म क्या बोला कि बेसिक मेटल जो रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, यहां पर क्या होता है, अगर इम्प्योरिटी के फॉर्म में मान लो तुम्हारे नोबल एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, नोबल मेटल प्रेजेंट है, जैसे तुम्हारा प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर वगैरह ये सब प्रेजेंट है, तो ये नीचे आके, जैसे हमने सेलेनियम वगैरह पढ़ा था, ठीक है, ये सब नीचे आके सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं एनोड मड, एनोड मड, ठीक है। एनोड मड के अंदर नोबल एलिमेंट जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इसने यही बोला है कि रिमेन्स तुम्हारा जो मोर बेसिक मेटल रिमेन्स इन अ सॉल्यूशन एंड लेस बेसिक वंस गोज टू द एनोड, मतलब इसको समझना ऐसे, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया ना कि जो इम्प्योरिटी है वो रह जाएगी एनोड मड की तरह, और बाकी तुम्हारा जो आयन है वो चला जाएगा किस पे, तुम्हारे कैथोड पे, और बना लेगा एक प्योर मेटल। इतना समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा लास्ट वाला कौन सा पॉइंट है। देखो नेक्स्ट कौन सा है तुम्हारा, नेक्स्ट है वेपर फेस रिफाइनिंग। अब वेपर फेस रिफाइनिंग होता क्या है, वेपर मतलब तुम समझ रहे हो कि कोई चीज तो उड़ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वेपर फेस में क्या होता है कि हम इसकी रिएक्शन ऐसा क्या करते हैं, मेटल को कन्वर्ट कर देते हैं, मेटल को हम ना कन्वर्ट करते हैं वोलेटाइल कंपाउंड में, वोलेटाइल कंपाउंड में, ठीक है। वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट तो कर देते हैं, लेकिन जो तुम्हारा वोलेटाइल कंपाउंड है ये क्या होना चाहिए, इजीली डिकम्पोज होना चाहिए, इजीली डिकम्पोज हो जाए, और तुमको क्या दे दे, एकदम प्योर मेटल तुम्हें मिल जाए, ठीक है। ये चीजें होती हैं इसके अंदर भाई, मतलब एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो कि वोलेटाइल होता है, ठीक है। उसको तुम वापस से हीट करके डिकम्पोज करके उसको एकदम मेटल ले सकते हो, प्योर मेटल, और जो तुम्हारा बाकी का इम्प्योरिटी प्रेजेंट था वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और रिएजेंट तो जो तुम्हारा रहता है वो वापस से भी बन जाता है। देखते हैं कैसे बन जाता है। तो चलो यहाँ पे देखो वेपर फेस रिफाइनिंग में सबसे पहले हमने पढ़ी थी निकल को करने के लिए, ठीक है। हमने क्या बोला था, मुन्स प्रोसेस, मैंने बोला था एन से मैंने निकल बोला था, और मेथड फॉर ऑब्टेनिंग निकल, ठीक है, ऐसे पढ़ा था हमने। यहाँ पर क्या होता है कि जो निकल को क्या करते हैं, स्टीम किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की, उसके ऊपर से हम करते हैं, तो फिर हमें क्या बनता है, एक वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनता है। अब देखो सिर्फ सुनो नहीं, लिखते चलो। यहाँ पर क्या है कि निकल जो है, निकल के ऊपर से वेपर पास करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है। तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है, कौन सा, NiCO4, ठीक है। ऐसे बन जाता है कॉम्प्लेक्स। ये क्या है तुम्हारा, टेट्रा कार्बोनाइल निकल, ठीक है। चलो तो ये बन जाता है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स, जरा इसको बैलेंस कर लो तो ये बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहां पर ये बन जाता है कॉम्प्लेक्स जो कि होता है वोलेटाइल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब क्या होगा, देखो अब जब क्या होता है, जब तुम इसको हीट कर देते हो Ni, ठीक है, CO4 को, ठीक है, जब तुमने इसको हीट किया तो क्या होता है, यहां पर इसको हीट कितने पे करते हैं, 450 से 470 केल्विन तक,
और इसका टेम्परेचर कितना होता है तुम्हारा, इसका टेम्परेचर होता है तुम्हारा 350 से 370 कुछ, ठीक है, इतना होता है तुम्हारा टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या है, जब इसको तुम हीट करते हो तो निकल तुम्हें अलग मिल जाता है और वापस रिएजेंट तुम्हें वापस मिल जाता है, तो ये होता है तुम्हारा प्योर। तो यही तो बोला था हमने कि वो कॉम्प्लेक्स जो इजीली डिकम्पोज हो जाए और तुम्हें मेटल दे दे और रिएजेंट तुम्हारा वापस बन जाता है, और इसको तुम कर सकते हो रीयूज। तो ये निकल को रिफाइन करने की प्रोसेस, इसी को हम बोलते हैं मुन्स प्रोसेस, ठीक है। अब वेपर फेस रिफाइनिंग में एक और आती है, चलो उसके बारे में पढ़ लेते हैं जरा। तो देखो एक और जो तुम्हारी कौन सी थी, वो है वैन अर्कल मेथड फॉर रिफाइनिंग जर्कोनियम और फिर टाइटेनियम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब इसके अंदर प्रेजेंट होती है इंप्योरिटी ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन की, मतलब अगर इसका कोई ओर है या इसके अंदर कोई इम्प्योर है, मतलब इंप्योरिटी जो है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की होगी, तो अब हम यूज करते हैं कौन सी प्रोसेस, वैन अर्कल मेथड, ठीक है। यहां से क्या होता है तुम्हारा, चलो यहां पे अब होती चीजें, वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड था, यहां पर आयोडीन होता है। यहां पर क्या होता है, अगर जर्कोनियम की रिएक्शन हम आयोडीन के साथ कराते हैं तो बनता है एक कंपाउंड ZrI4, ठीक है। इसको जरा बैलेंस कर लो, तो यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। तो हमें बन जाता है एक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक कंपाउंड बन जाता है जो कि वॉलेटाइल हो जाता है, ठीक है। ये कंपाउंड जो है वॉलेटाइल नेचर का है। जब तुम वापस उसको हीट करते हो, किसको, ZrI4 को, ये पहले इम्प्योर है, ठीक है, ऐसे लिखते जाना, इम्प्योर है ये, वहां पे भी निकल में पहले इम्प्योर लिखना, और ये क्या है, अब ये भी इम्प्योर ही है अभी, ठीक है। जब इसको तुम करते हो हीट, ठीक है, इन अ इवैक्यूएटेड वेसल, ठीक है, विथ आयोडीन के साथ, ठीक, मतलब ये वाले कंपाउंड के साथ, तो जो मेटल आयोडाइड है वो क्या होता है, मोर कोवेलेंट और वॉलेटाइल हो जाता है। तुम्हारा Zr तुम्हें जर्कोनियम मिल जाता है किसमें, प्योर फॉर्म में, और आयोडीन है जो वापस निकल जाता है, ठीक है। तो फिर इसका तुम वापस यूज कर सकते हो। तो इस टाइम में क्या पता चला कि हम वॉलेटाइल कंपाउंड का जो है कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद उसको फर्दर रिएक्ट करने पे, मतलब हीट करने पे, तुम्हें मिल जाता है एक प्योर, और एक तुम्हारा जो रिएजेंट है वो वापस से रीयूज हो रहा है, ठीक है, तो वो वापस से रीयूज भी हो जाता है। तो ये थी तुम्हारी पूरी प्रोसेस रिफाइनिंग की, ठीक है। चलो, और मुन्स प्रोसेस के बारे में हम अभी और अच्छे से हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, तो जरा उसको नोट्स को रिवाइज कर लेना। चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखो, अब आ गया तुम्हारा 27th क्वेश्चन, जो बोल रहा है कि प्रेडिक्ट कंडीशन अंडर विच एल्यूमिनियम माइट बी एक्सपेक्टेड टू क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए MgO को रिड्यूस कर दे एल्यूमिनियम, ठीक है। ऐसी कोई कंडीशन बताना है, तो हमें दिख रहा है ग्राफ, ठीक है, दिख रहा है ना ग्राफ, तो हम इसी से तो बताएंगे, ठीक है। चलो अब तुम ही बताओगे कि जिसका ग्राफ नीचे है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि ऊपर वाला होगा। आंसर आ गया तुम्हारा कि नहीं आया। चलो देखो, जो नीचे जो प्रेजेंट है वो तुम्हारा वो अच्छा रिड्यूसिंग नेचर होगा। तो यहां पर हम देखते हैं जब ग्राफ में, तो जो तुम्हारा MgO है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1665 केल्विन के नीचे, ठीक है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा, अगर मैं बात करूं बिलो 1665 केल्विन के, तुम्हारा MgO जो है ये मोर स्टेबल होता है। क्या होता है, मोर स्टेबल। क्यों होता है, इसकी रीजन तुम आप रीजन बताओगे कि क्योंकि इसकी डेल जी की वैल्यू मोर नेगेटिव है, इतना समझ गए, ठीक है। और किससे मोर नेगेटिव है, देन तुम्हारा एल्यूमिनियम से, ठीक है। अब चलो बात करते हैं, अगर मैं इसके नीचे की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं एट बिलो 1665 के बात कर रहा हूं, चलो लिखो कि MgO अगर एल्यूमिनियम से बिलो 1665 केल्विन पर, ठीक है, बिलो, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, इसके नीचे रिएक्ट करता है तो यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, तो लिख लेना नो रिएक्शन, यहां पर नो रिएक्शन। क्योंकि भाई देखो, ये है ज्यादा स्टेबल, ये है कम स्टेबल, ठीक है। तो जब ये ज्यादा स्टेबल है तुम्हारा मैग्नीशियम, तो ये टूटेगा ही नहीं, ये खुद को क्यों कम करेगा, खुद को थोड़ी ना रिड्यूस कर देगा वो, समझ रहे हो, ठीक है। तो समझ गए इतना। अब बात करते हैं किसका, अब हम बात करते हैं अब दोनों कंडीशन देखते हैं हम हमेशा, ठीक है, अबव 1665 केल्विन, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं 1665 केल्विन पर। यहां पर अब जो है ना तख्ता पलट हो जाता है, मतलब कि मैं तुमसे ये बोलूंगा यहां पर कंडीशंस चेंज हो जाती हैं कि यहां पर अब देखो क्या हो रहा है, ये वाला ग्राफ को फॉलो करते अगर हम जा रहे हैं तो ये एकदम से इसने क्या पकड़ लिया, ऊंचाई पकड़ ली। मतलब ये क्या है, जो ज्यादा स्टेबल था, जिसका बेस स्ट्रांग था, उसकी ऊंचाइयां भी ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर देखो, ये वाला मैग्नीशियम है, ये स्टेबल है अभी, लेकिन ऊपर
ऊपर जाने पर डेल जी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आते जा रही है, समझ रहे हो। पॉजिटिव अगर हो गई तो वो क्या होगा, जो तुम्हारा रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा था वो हो जाएगा कम, और जो ज्यादा स्टेबल था वो हो जाएगा कम स्टेबल। ठीक है, तो आप देखो कि अब मैं बात करता हूं 1665 पे, तो जो मैग्नीशियम है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट होने पर बना देगा Al2O3 प्लस मैग्नीशियम हो जाएगा बाहर। इतना आ गया समझ में, ठीक है। तो ये सब चीजें हो जानी है, ठीक है। अब इसको जरा स्टेबल तुम जरा क्या करोगे, अब मेरा मन ये है कि मैं इसको अब ना करूं क्या बैलेंस, अब तुम बैलेंस करो, ठीक है। इतना समझ में तो आ ही गया है, क्योंकि एक बार और लास्ट बार मैं बोल रहा हूं, यहां पे बात करेंगे कि ये जो ग्राफ है तुम्हारा नीचे है किसका, एल्यूमिनियम का, मतलब इसकी नेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर 1665 पे तुम लिखोगे कि एल्यूमिनियम इज मोर नेगेटिव देन मैग्नीशियम ऑक्साइड। मोर नेगेटिव तो स्टेबल, स्टेबल तो रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा, समझ रहे हो। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब उसका नेचर ज्यादा, ठीक है, एजेंट ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो, तो जब ज्यादा स्टेबल तो वो किसी को भी कर देगा रिड्यूस। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर तुम्हारा फिनिश होता है। खुश हो जाओ अच्छे से, और तुम्हारा ये ग्राफ अब तो समझ में आने लगे होंगे, है ना। चलो ठीक है, तुम पहले देखते होगे कि ये ग्राफ कितना बड़ा है, चलो अब समझ में आने लगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन फिनिश होता है। तो उस क्वेश्चन के फिनिश होने के बाद तक मैं उम्मीद तुमसे ये कर रहा हूँ कि अभी भी तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट हुए होंगे। मुझे पता है कुछ फ्यू सेकंड ही हुए हैं उस क्वेश्चन को खत्म होते हुए, तब भी मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हाँ भाई, अगर तुमने नोट्स बनाए तो एकदम क्लियर हो गया होगा तुम्हें। उम्मीद तो मेरी यही है, ठीक है। तो ठीक है, अब इसी के साथ कुछ अगले चैप्टर में मिलेंगे तुम्हें एकदम नए नए कॉन्सेप्ट के साथ, मजे के साथ, और पूरे सॉल्व करेंगे, हमारी पूरी केमिस्ट्री सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो चलो हम मिलेंगे वहां, लर्न फ्री है पर बेस्ट है जहां।